उत्तराखंड के लोगों की दो बड़ी प्रॉब्लम है। मांगना क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मांगना क्या है। तो मांगने में तो 100 से ज़्यादा आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको वाकई में अपने लिए मांगना है, राजनीति से ऊपर उठ के मांगना है, तो आपके बच्चे को कोई सुरक्षित कर सकता है। तो भारत की संविधान की 5वीं अनुसूची है, ट्राइब स्टेटस है, जो आपको मिलेगा तो आपके बच्चे की प्रगति होगी। तो हम जब उत्तराखंड में ट्राइब की मांग करते हैं तो किसके लिए करते हैं? गढ़वाली कुमाऊनी। जिन पैरामीटर्स पे आप मानते हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी को शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाना चाहिए, उन्हीं पैरामीटर्स पे हिमाचली भी आते हैं? हिमाचली कौन? सारे हिमाचली, जैसे सारे गढ़वाली, बिल्कुल सारे बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इस लिहाज से सारे हिमाचलियों को भी शेड्यूल्ड ट्राइब मांगना चाहिए। बिल्कुल है। तो पहले अच्छा, उस 5th शेड्यूल पे फिर बाद में आते हैं। पहले आप ये मान रहे हैं कि ट्राइब घोषित किया जाए पहाड़ में रहने वाली सारे लोगों को। आप ये आपका कहना है? प्राकृतिक रूप से पहाड़ है। हाँ, क्योंकि 5th शेड्यूल तो आगे की बात हो गई। मतलब 5th शेड्यूल तो मांगा ही वहाँ के लिए जाएगा जहाँ ट्राइबल आबादी पहले हो। मैं इसको थोड़ा एलेबरेट करता हूँ कि आप थोड़ा अलग अलग कर रहे हैं दोनों को, है ना। हाँ। शायद ऐसा हो रहा है कि आप 5th और ट्राइब को मिक्स कर रहे हैं, और आपने शायद मैं ही अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं अलग नहीं। इसीलिए मैं इस बात पे आ रहा था कि ये तो उस समय की जो व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस के लिए कुछ कुछ जगहों को इस तरह से डिवाइड किया था। क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1935 में, जिसको आधार ही माना जाता है हमारे आज़ादी के बाद के कानूनों का भी, उसमें पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बाकायदा शेड्यूल्ड किया गया। तो जब वो शेड्यूल्ड किए गए, उसमें उत्तराखंड की कोई भी ये ट्राइब्स जो हैं वो शामिल नहीं थे, या गढ़वाली कुमाऊनी या जिन लोगों के लिए आप ट्राइबल स्टेटस की मांग कर रहे हैं वो कभी उस शेड्यूल में शामिल नहीं हुई। उत्तराखंड संभवतः फिर पहला ऐसा राज्य होगा जिसका मैक्सिमम इलाका पर 5th शेड्यूल लागू हो, जो आपके में। उत्तराखंड एक मात्र राज्य है जो देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड एक मात्र राज्य है जो सबसे ज़्यादा पानी देता है। उत्तराखंड एक मात्र राज्य है जहाँ पे वेद लिखे गए हैं। उत्तराखंड एक मात्र राज्य है जो पूरे भारत को सबसे ज़्यादा आर्मी के वो देता है। उत्तराखंड एक मात्र राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है। और उत्तराखंड मात्र एक राज्य है जहाँ पे पलायन आयोग है। उत्तराखंड मात्र एक राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुई है। जौनसार को जो आरक्षण मिला है, उन्होंने अपने आप को खस सभ्यता से जोड़ के रखा है, और उसके पूरे प्रूफ हमारे पास है। चाहिए तो ले लेना डॉक्यूमेंट। नहीं, ये मेरे पास ये किताब है, हिमालय के खस। नहीं, कहाँ से आए खस, कौन आए? हिमालय किताब नहीं। हाँ, देखिए, मैं आपको, हमारी रिसर्च क्या है, हमारी रिसर्च 2 किताब पढ़ के नहीं होती है। आप नहीं चाहते कि पूरा उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन हो? बिल्कुल चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि डिलिमिटेशन हो? ये भी मान रहे हो कि यही एक द्वार है जिससे रोजगार खुलेगा? उसके पीछे कितना हसीन बगीचा है वो मैं मान रहा हूँ, है ना पूरा। लेकिन उस बगीचे का जो दरवाजा खोलने का तरीका है ना, उसकी जो चाबी है, उस चाबी को मैं समझना चाह रहा हूँ, उसको खोजना चाह रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई आई हैव टू आंसर विद एग्रेसिव मोड, दैट्स इट। कोई बात नहीं, आप एग्रेशन में भी आंसर दे दीजिएगा, मैं कामनेस में ही पूछता रहूँगा। बिल्कुल। और इत्मीनान से आप क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। मैं आपको पूरा समय, ये 2.5 घंटे का हो जाए पॉडकास्ट, कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरा समय लीजिए आंसर देने का। बस आप सुन लीजिए इत्मीनान से ना, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये 2.5 घंटे का पॉडकास्ट होगा तो कोई देखेगा नहीं। नहीं, लोग देख लेंगे। आपने इतना इंटरेस्टिंग और वैसा तो बना ही दिया है उसको कि लोगों को लगेगा कि हम झगड़ रहे हैं। नहीं। इसका एक दूसरा उदाहरण ऐसे भी समझिए कि ये शंकराचार्य जब यहाँ आए, उनके साथ कई, ये गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं गलत है, आप साबित कर देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना। क्या पूछ रहा था मैं भी आपसे, आप बताइए। आप ये मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लक्षण है ये तो 4000 साल पुराने, अब इनको ट्रेसेबिलिटी किया नहीं जा सकता भारत सरकार के डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि खस कौन है? यही बोल रहे हैं ना? नहीं बोल रहा था मैं। हम लोग, अच्छा, एक थोड़ा सा ये भी क्लियर करते हैं। मैं बहुत इत्मीनान से आपको सुन रहा हूँ, आप भी वार्म अप मत होइए। नहीं, वार्म अप नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मैं आपको पानी का ग्लास दोबारा, नहीं, मैं पानी तो बहुत पीता हूँ, मेरा आदत है। मैं दोबारा मैं आपका थैंक यू। बहुत अच्छा डिस्कशन था, हेल्दी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे से किसी ने पूछे नहीं, और मुझे बहुत कुछ इससे मिला है कि हमें किस और डायरेक्शन में अपनी रिसर्च और करनी है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल। बारामासा पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले काफ़ी समय से एक ऐसी मांग उत्तराखंड में उठ रही है जो पिछले कई दशकों में या राज्य बनने से पहले भी कभी इतनी तेज़ी से और इतना ज़्यादा सुनाई नहीं दी। वो मांग है 5th शेड्यूल की। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने भी हमें लगातार कई बार कमेंट करके ये कहा था कि इस मुद्दे पर आप डिस्कशन कीजिए, अनूप बिष्ट जी को इनवाइट कीजिए और उनसे 5th शेड्यूल पे बात कीजिए। तो आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड एकता मंच के अनूप बिष्ट जी। अनूप जी, पहले बहुत बहुत स्वागत बारामासा। धन्यवाद, नमस्कार।
अनु भाई, सबसे पहले तो थोड़ा सा उत्तराखंड एकता मंच के बारे में बताइए कि ये मंच कब बना, क्या प्राइमरली इसके उद्देश्य क्या हैं, क्या काम करता है, और 5th शेड्यूल की मांग कब आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि हम देखते हैं पिछले 1-2 सालों में ही ये मामला, ये बात तेज़ी से उठी है। बिल्कुल। उत्तराखंड एकता मंच बेसिकली हम लोगों ने 2014 में किरण नेगी के साथ जो घटना हुई थी दिल्ली में जी, तो वो सबसे पहले एक मुद्दा था जो हम लोगों ने भी उठाया था, उससे पहले और संगठन ने भी उठाया था, लेकिन एक जंतर मंतर में इस मांग को लेके हम गए। और जब हमें पता लगा कि दिल्ली में एक ऐसे संगठन की सख्त ज़रूरत है जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा सरकारों से बात करने के लिए कोई एक संगठन चाहिए, संस्थाएं तो बहुत है दिल्ली में। फाइनल में 2014 में संगठन का निर्माण किया गया, तब ये रजिस्टर्ड नहीं था, और उसके बाद हमने 7 मांगों को लेके रामलीला मैदान का आह्वान कर दिया था 2014 में ही। 2014 में ही। अच्छा। उसका 2016 20 नवंबर 2016 को हमने रामलीला मैदान के अंदर 1 लाख लोगों को एकत्रित किया। मांगे बड़ी सिंपल थी कि 5 मांगे जो थी रिलेटेड थी जल जमीन जंगल के अधिकार पे थी। तब हमें 5th शेड्यूल के बारे में नॉलेज नहीं था। 2 मांगे ऐसी थी, जो पहली मांग है कि दिल्ली के अंदर एक एकेडमी का निर्माण हो उत्तराखंडियों, क्योंकि उत्तराखंडियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी मांग ये थी कि हमारे जितने भी केंद्र उत्तराखंड के अंदर विधानसभा के अंदर केंद्र बनाए जाए, भाषा केंद्र बनाए जाए। हमें सफलता मिल गई, दिल्ली के अंदर एकेडमी का निर्माण हो गया, और उस एकेडमी का नाम है गढ़वाली कुमाऊनी जौनसार एकेडमी। अब उसी के एकेडमी के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को उत्तरायणी करने के लिए, आपने देखा होगा उत्तरायणी का जो प्रोग्राम है 2016 के बाद ही ये पिक्चर में आया है, दिल्ली में बहुत मनाते हैं लोग इसको। तो हमने एक संस्कृति का स्वरूप दिल्ली में जागृत करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ मिलके और इस संगठन का निर्माण किया। तो वहाँ से हम लोगों ने इस पे किया। उसका 2 साल के बाद आप देखिए, जब इतना बड़ा मूवमेंट होता है, 1 लाख लोग रामलीला मैदान पहुँच रहे हैं, कईयों की नौकरी चली गई, कितने एक बड़ा महाकुंभ था वो, कईयों के घर बिजनेस ठप हो गए। फाइनली हमें लगा कि शायद हमने बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से इसको करा, हमें इतना ज्ञान नहीं था उस टाइम पे। फिर हमने एक नीति बनाई, और अब हमने जब उत्तराखंड एकता मंच को, जो अंकिता भंडारी के साथ जो घटना हुई, उसके बाद दोबारा, क्योंकि आंदोलन जो होता है वो समाज की नीड होती है। उत्तराखंड एकता मंच का काम रोज़ रोज़ एक ऑफिस खोल के काम करना नहीं है। अगर हम कोई घटना हो रही है तो उसके बाद एक सामाजिक मूवमेंट हम खड़ा करते हैं, और उस सामाजिक मूवमेंट के ऊपर एक सामाजिक नीतियाँ बनाने की बात करते हैं। तो अब उसके बाद हम लोगों ने 5th शेड्यूल के ऊपर रिसर्च करी। हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि एक बड़ी टीम हमने बनाई, और फिर हमने बोला कि एग्जैक्टली इसकी आइडियोलॉजी क्या होगी, ऐसी कौन सी डिमांड होगी जिसके बेसिस पे लोग इससे जुड़ेंगे और उत्तराखंडियों का भला होगा। तो रिसर्च करते 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 हमें पता लगा कि उत्तराखंड के पहाड़ों में 5th शेड्यूल यानी कि ट्राइब स्टेटस 5th शेड्यूल लागू था। लागू था पहले से 1972 तक ये लागू था। 1972 तक ये लागू था। क्या लागू था? इसका नाम है, पहले जो अंग्रेजों के टाइम पे था, इसका नाम बोला जाता था डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट 1874। और ये जब लागू था तो ये लागू उत्तराखंड में कब हुआ? 1931 में। तो हमारी लड़ाई बहुत लंबी से थी। 1897 1931 में लागू हुआ। 1931 क्या हुआ था, कहाँ कहाँ लागू हुआ था? ये उन्होंने उस टाइम पे, जब हमारे उत्तराखंड के एक जो गढ़वाली कुमाऊनी समुदाय होते तो उन्होंने मांग करी थी, तो अंग्रेज़ों ने उस टाइम पे वो अधिकार, पहाड़ हमारे अधिकार में दे दिए थे। तो वो किस प्रकार से देते थे? उनका एक पैरामीटर होता था, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड एरिया, पूर्ण बहिष्कृत और अर्ध बहिष्कृत क्षेत्र। तो उस टाइम उन्होंने पूरे उत्तराखंड को, जौनसार को अर्ध बहिष्कृत क्षेत्र में रखा, और गढ़वाल और कुमाऊं को पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र में रखा, और तब वहाँ पे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू किया। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट 1874, इट इज़ नॉट ओनली फॉर उत्तराखंड, इट वॉज अप्लाइड फ्रॉम कश्मीर टू सिलीगुड़ी, यहाँ तक अप्लाई था पूरा। पर समय समय के हिसाब से लोगों को देते चले गए अंग्रेजों। लेकिन ये जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये तो अंग्रेज़ों के प्रशासनिक तरीके का एक एक्ट था। मतलब उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको वैसे डिवाइड किया था। बाकी जो अच्छा, 5th शेड्यूल, पहले आप इस पे थोड़ा और बताइए कि अगर ये मान भी लिया जाए कि कुछ पोर्शंस में उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के हिसाब से यहाँ लागू था, तो उससे क्या बेनिफिट्स होते थे, या उसके आधार पे ये कैसे कहा जा सकता है कि ट्राइबल स्टेटस हमें था? तो उसका ये पैरामीटर होता है। सपोज कीजिए कि अगर कलकत्ता में उस टाइम जो राजधानी थी या दिल्ली में थी, वहाँ पे कोई भी लॉ बनता था वो इन एरिया में लागू नहीं होता था।
यहाँ के लोगों का जो कोई कानून बनाना होता था, एक कमिश्नर नियुक्त होता था, वो कमिश्नर यहाँ के लोगों की राय सुन के वहाँ कानून बनाता था। तो ये एक ट्राइबल इलाके की एक पहचान होती है कि हमारे कानून हमारे हिसाब से बनाए जाए। तो इसीलिए वहाँ पर ट्राइब की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम जॉब में रिजर्वेशन नहीं होता था इसके, सिर्फ आपका क्षेत्र जो है उस पे बाहर लोग तोड़फोड़ नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए मैं इस बात पे आ रहा था कि ये तो उस समय की जो व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस के लिए कुछ कुछ जगहों को इस तरह से डिवाइड किया था। क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1935 में, जिसको आधार ही माना जाता है हमारे आज़ादी के बाद के कानूनों का भी, उसमें पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बाकायदा शेड्यूल्ड किया गया। तो जब वो शेड्यूल्ड किए गए, उसमें उत्तराखंड की कोई भी ये ट्राइब्स जो हैं वो शामिल नहीं थे, या गढ़वाली, कुमाऊनी, या जिन लोगों के लिए आप ट्राइबल स्टेटस की मांग कर रहे हैं वो कभी उस शेड्यूल में शामिल नहीं हुई। ये भारत सरकार की गवर्नमेंट है, अंग्रेजों की गवर्नमेंट? 35 अंग्रेजों की गवर्नमेंट। नहीं, 1931 में उत्तराखंड के पहाड़ों में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट लगा। नहीं, वो ठीक है, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, मैं इसीलिए ये डिफरेंस समझना चाह रहा हूँ आपसे कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट तो किसी पर्टिकुलर एरियाज को अंग्रेजों ने अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करने के लिए लगाया। लेकिन जब 1935 का शेड्यूल्ड ट्राइब्स जब पहली बार डिफाइन हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उसमें ये ट्राइब्स जो हैं ना तो गढ़वाली थे ना कुमाऊनी थे। इनफैक्ट जो 5 ट्राइब उत्तराखंड में आज की डेट पे भी हैं वो भी 60s में उनको ट्राइबल स्टेटस मिला। आई थिंक दिस इज द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आई टेल यू। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हमें एक डॉक्यूमेंट मिला। उस डॉक्यूमेंट का हिसाब से उत्तराखंड के पहाड़ों को 1935 में पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र में डाल दिया गया। और किसी भी इलाके को ट्राइब में लाने के लिए ये सबसे बड़ा पैमाना होता है, पूर्ण बहिष्कृत और अर्ध बहिष्कृत। तो अर्ध बहिष्कृत में एक जौनसार था 1935 में, और पूर्ण बहिष्कृत गढ़वाल और कुमाऊं था। ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, आप शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब आप पहले ये बताइए कि आप लोगों ने फिर 5th शेड्यूल ही क्यों मांग रहे हैं, 6th क्यों नहीं मांगा? 6th में तो ज़्यादा ऑटोनॉमी है। उसका रीज़न है क्योंकि जो हमारी जो एलिजिबिलिटी है, जो पहाड़ में हमारे लगा हुआ था, कानून लगा था, वो एक तरह से 5th का ही प्रावधान। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जब मैंने आपसे कहा कि डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट 1874 पहाड़ में लगा था, आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट नहीं है, लेकिन इसको डी कमीशन करके इसकी जगह पे 5th और 6th शेड्यूल लाया गया। तो अब ये मैं इसे कह रहा हूँ, पेज नंबर 9 में भारत का 5th शेड्यूल का डॉक्यूमेंट में मेंशन है। किसका पेज नंबर 9? संविधान के 5वीं अनुसूची का। उसका पेज नंबर 9 में इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये मेंशन है कि डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट को डी कमीशन करके उसको आज की डेट से हम 5th और 6th शेड्यूल मानते हैं। तो उसका नाम चेंज हो गया सिर्फ। लेकिन आप ये देखिए कि 1972 में नाम चेंज कर दिया, और हमसे जब डी कमीशन करने का मौका आया तो हमें उस कैटेगरी में नहीं डाला, और हमसे डी कमीशन कर लिया। और किसको डाला? आप एग्जांपल ले लीजिए कि अगर उत्तराखंड पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र में था तो पहला हक उत्तराखंड का था, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं का था, और जो जौनसार था वो अर्ध बहिष्कृत क्षेत्र में था, उसको मिल गया। नहीं, उसको क्या, उसको 5th शेड्यूल तो उसे भी नहीं मिला है। नहीं, उसको ट्राइब मिला है। ट्राइब मिला है ना, मतलब दोनों शेड्यूल का पैरामीटर है। थोड़ा सा इसको ऑडियंस के लिहाज से आसान बनाते हैं। बिल्कुल हैं। 5th और 6th शेड्यूल ये मैंने निकाले हैं। ये 5th शेड्यूल तो छोटा ही है, इनफैक्ट 6th शेड्यूल काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। 5th शेड्यूल में कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। 5th और 6th शेड्यूल में मूलतः कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि 6th शेड्यूल सिर्फ 4 राज्यों पे लागू होता है जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, और 5th शेड्यूल इन 4 के बाहर जहां कहीं भी होगा वहां पे 5th शेड्यूल लागू होगा। इसमें कुल 10 राज्य के कुछ कुछ छोटे छोटे इलाके हैं जहां पे 5th शेड्यूल लागू होता है। मूलतः परिभाषा के स्तर पर दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन डिफरेंस अंदर एग्जीक्यूशन में आता है जब अलग अलग इनकी गवर्नेंस के जो तरीके हैं उनमें आता है। बिल्कुल। अब 5th और 6th शेड्यूल लागू कहाँ होगा, इसके लिए बात होती है जहाँ पे प्रोमिनेंस हो शेड्यूल ट्राइब्स की। तो आप सबसे पहले तो आप सीधा 5th शेड्यूल मांग रहे हैं उस राज्य के लिए जिस राज्य में कुल 4% एसटी आबादी है, और जबकि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दोनों की एक प्राइमरी शर्त यह है कि वहां पर ट्राइबल आबादी की प्रोमिनेंस हो, मतलब कम से कम 50% से ज्यादा हो, है ना। जैसे सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए मांग रहे हैं, तो उनका आधार है, वो बार बार ये कहते हैं, हमने भी उनको इंटरव्यू किया, तो वो एक जेन्युइन सी उनकी लॉजिकल डिमांड है कि भाई हम 90% से ज्यादा ट्राइबल हैं, तो हमें 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। और आप लोग जब 5th शेड्यूल मांगते हैं उस जगह के लिए जहां की ट्राइबल आबादी सिर्फ 4% है, तो आप 5th शेड्यूल, पहले तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक कीजिए किस किस जगह के लिए आप 5th शेड्यूल मांग रहे हैं। प्रकृति रूप से जो पहाड़ है, प्रकृति रूप से जो पहाड़ है उत्तराखंड का, इसके अंदर पूरे में ट्राइब प्लस 5th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं।
नहीं तो पहले अच्छा उस 5th शेड्यूल पे फिर बाद में आते हैं। पहले आप ये मान रहे हैं कि ट्राइब घोषित किया जाए पहाड़ में रहने वाली सारे लोगों को, आप ये आपका कहना है? प्राकृतिक रूप से पहाड़ है। हाँ, क्योंकि 5th शेड्यूल तो आगे की बात हो गई, मतलब 5th शेड्यूल तो मांगा ही वहां के लिए जाएगा जहां ट्राइबल आबादी पहले हो। मैं इसको थोड़ा एलेबरेट करता हूँ क्योंकि आप थोड़ा अलग अलग कर रहे हैं दोनों को, है ना। हाँ, जब हम बोलते हैं किसी चीज़ की एलिजिबिलिटी है कि मैं एलिजिबल हूँ इस फलानी पोस्ट के लिए, तो मुझे पहले प्री डिफाइन करना पड़ेगा कि आई हैव टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, करेक्ट। आप लाहौल स्पीति में जाइए, लाहौल स्पीति का एक जिले के वाइज है ये स्टेट, ऐसा स्टेट नहीं होता कि 50% है। उनका एक पैरामीटर डिफाइन होता है कि किस इलाके के अंदर इतनी आबादी में 50% होना चाहिए। तो अगर आप लाहौल स्पीति में जाएंगे तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग ट्राइबल हैं, इसलिए लाहौल और स्पीति को 5th शेड्यूल मिला है। करेक्ट सर, और ये पहले ही मिल गया है। हाँ। ट्राइब के साथ ही मिला है, अलग से नहीं मिला, ट्राइब के साथ ही मिला है। अगर हम उत्तराखंड में 5th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, ट्राइब के साथ ही मिला मतलब कि लाहौल स्पीति के जो ट्राइब जिस दिन उनको ट्राइबल स्टेटस मिला उसी दिन 5th शेड्यूल मिला, ये आपका बिल्कुल ठीक है। उसके लिए क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी पहले से ही थी। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी पहले के टाइम पे क्योंकि समय समय पे चेंज करते हैं, 50% आपका ट्राइबल मिनिमम होना चाहिए, ऐसा पहले था। अब ऐसा नहीं है, अब कंडीशन थोड़ा चेंजेस है। अभी हमने कुछ कानून और पढ़े हैं। उत्तराखंड का पहाड़ इसलिए 5th शेड्यूल की डिमांड करता है क्योंकि अगर पहाड़ के अंदर पूरे इलाके में ट्राइब लग जाए तो बाय डिफॉल्ट 5th शेड्यूल मिल रहा है, क्योंकि एलिजिबल हमारी हाँ, तो मतलब वो पहली एलिजिबिलिटी तो पहले पार हो। मैं इसीलिए दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ट्राइब दो तो 5th शेड्यूल मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट, मांगने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हम एलिजिबिलिटी क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ 5th शेड्यूल चाहिए, तो दिस इज एक कॉमन वर्ड है सबको समझने के लिए कि 5th और 6th और ट्राइब में क्या फर्क है। ट्राइब जो होता है वो जाति पे लगता है, एक व्यक्तिगत पे लगता है, एक व्यक्ति की प्रगति पे लगता है। 5th शेड्यूल जो है, ये शेड्यूल ट्राइब एरिया जो है आपका 371 6 शेड्यूल 5th शेड्यूल है, ये क्षेत्र के ऊपर लगता है। और क्षेत्र के ऊपर तब लगेगा जब उसके अंदर ट्राइब की जातियां होंगी। बिल्कुल करेक्ट सर। हाँ। अब मैं कहता हूं कि कल अगर हमें पौड़ी के जिले को 50% से ज्यादा लोगों को ट्राइब मिल गया तो दे आर एलिजिबल कंप्लीटली फॉर 5th शेड्यूल। मतलब ये भी वैसे मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ट्राइबल एरियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5th 6th शेड्यूल सब जगह नहीं लगा हुआ है। इसीलिए तो मैं जैसे आप नॉर्थ ईस्ट का ही उदाहरण देखिए, नॉर्थ ईस्ट में 5th और 6th शेड्यूल 4 जगहों पे, मतलब 6th शेड्यूल जो है वो 4 जगह पे लगता है, त्रिपुरा में, असम में, मेघालय में और मिजोरम में। उसके भी बहुत छोटे से पोर्शंस में लगता है। और बाकी पूरा अरुणाचल जो है ट्राइबल एरिया है, मणिपुर है, नागालैंड है, सारे ट्राइबल एरियाज हैं, लेकिन वहाँ पे 6th शेड्यूल लागू नहीं होता। बिल्कुल 5th शेड्यूल भी लागू नहीं होता। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ट्राइबल स्टेटस मिल जाएगा तो स्वतः ही 5th शेड्यूल लागू हो जाएगा। लद्दाख के लोग इसीलिए लड़ रहे हैं कि ट्राइबल स्टेटस तो है, 90% ट्राइब्स हैं, तब भी उनको 6th शेड्यूल अभी तक नहीं मिला है। एक्चुअली होता क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम आसाम एक प्रांत होता था, उसी के अंदर ही सारे आपके मेघालय वाले सारे पार्ट। ये 6th शेड्यूल वाला जो कानून बना था ये बेसिकली आसाम के लिए बना था। उसके बाद ये राज्य टूटे सारे के सारे, तो इनके ऊपर बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है। तो अगर हम ये बोले कि पैरामीटर किसके लिए सेट था, नहीं ऐसा तो स्पेशली आसाम के लिए था, नॉट फॉर मेघालय। एक कमिटी बनी थी जिस कमिटी की रिकमेंडेशन पे कुछ पर्टिकुलर एरियाज को ट्राइबल एरिया माना गया। अब दूसरी बात, लोकल कमेटी नहीं, बोडो समथिंग, मैं नाम वो भी भूल रहा हूँ, मैं ये डिस्क्रिप्शन में कमीशन है, डाल देंगे। एक लोकल कमेटी है। दीज आर 2 इंपॉर्टेंट कमेटी जिसके माध्यम से ट्राइब सेट होता है। नहीं, स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट के लिए जिसकी वजह से वहाँ 6th शेड्यूल लागू हुआ। स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट के लिए वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो समिति बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया। बिल्कुल। और ये ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है। जो आप 5th और 6th शेड्यूल की जो आप बात कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि कैसे वहाँ बॉडीज़ कैसे गवर्न करेंगी। 5th शेड्यूल में जो बात है वो एक तरह की ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बात करती है कि जहाँ जहाँ 5th शेड्यूल लागू होगा वहाँ एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाएगा, जिस कमेटी के मैक्सिमम सदस्य 20 हो सकते हैं। और उनकी रिकमेंडेशन वो सीधे एक तरह से राज्यपाल की निगरानी में, और केंद्र उसको देखेगा। ये बेसिकली उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। और 2-3 जगह ऐसी हैं, कुल देश भर में 5th शेड्यूल 10 जगह लागू है।
गुजरात में लागू है। हाँ, गुजरात के कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कुछ पर्टिकुलर इलाकों में लागू है। हाँ बिल्कुल, 10 वो जगह हैं जहाँ पर वो लागू है। लेकिन आपकी रिसर्च में आपको ये भी पता चला होगा कि उत्तराखंड में 5th शेड्यूल भले ही नहीं है, लेकिन 5th शेड्यूल में जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का प्रोविजन है वो उत्तराखंड में लागू है। आपको जानकारी होगी सॉरी, ये दोबारा करिए रिफाइन जैसे। 5th शेड्यूल क्या कहता है? 5th शेड्यूल का ये पहला ही जो पन्ना है, इसका प्रोविजन कहता है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के गठन की बात करता है ना। तो जिन 10 जगहों की आप बात बता रहे हैं, उन 10 जगहों पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का गठन अनिवार्य है, हुआ है, सब जगह है। हाँ, लेकिन इन 10 जगह के अलावा, ये मैं नाम भी पढ़ के ऑडियंस के लिए बता देता हूँ, कौन कौन से वो राज्य हैं जहां अभी 5th शेड्यूल लागू है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। ये वो 10 राज्य हैं जिनमें कहीं 1 जिले में, कहीं 2 जिले में, कहीं 3 जिलों में और कहीं पूर्ण जिले में, तो कहीं जिले के कुछ अंशों में। इतनी ही जगह यहाँ तक क्लैरिटी है ना। इसके बाद 3 ऐसे राज्य हैं जहां 5th शेड्यूल भले ही लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रोविजन है। वो 3 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और उत्तराखंड। तो आप कह रहे हैं कि ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ये बनाई जाएगी, ये नॉन ट्राइबल के ऊपर भी बनाई जा सकती है क्या? नहीं, नॉन ट्राइबल के लिए तो 5th शेड्यूल भी अभी तक नहीं है ना। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, हम डिमांड कर सकते हैं ये जो 4% जो लगा हुआ है इसके ऊपर हम कर सकते हैं। तो अभी तो मतलब 5th शेड्यूल भी ट्राइब पे ही लगेगा ना, तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी ट्राइब पे के लिए ही बनेगी। 371 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल ट्राइब के ऊपर ही लगता है, ट्राइब के ऊपर ही लगेगा। तो वो सिर्फ ट्राइब के लिए। तो अभी पहली लड़ाई तो इस बात के लिए है कि ट्राइब घोषित किया जाए, है ना। तो अब पहले इस पे आते हैं कि ट्राइब घोषित करने के पैरामीटर्स क्या हैं, और आप क्यों मानते हैं कि पूरा पहाड़ ट्राइब है? 3 पैरामीटर में पहले बताता हूँ, बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जी। पहला है कि उत्तराखंड को 1921 में नॉन रेगुलेटेड एरिया के अंदर डाला गया, और उस टाइम के हिसाब से ट्राइब की श्रेणी में नॉन रेगुलेटेड एरिया को उसी को डाला जाता था जो मैक्सिमम ट्राइब की श्रेणी में आते थे। दूसरा कानून है कि डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट वही लागू होता था जिसको ट्राइब का एरिया माना जाता था। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में 1931 को 5th शेड्यूल या डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट लागू हुआ था। किस डिस्ट्रिक्ट में था ये डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल? ये मैं बताता हूँ। ये आपका गढ़वाल उस टाइम कुमाऊं कमिश्नर के नाम पे था, तो कुमाऊं के अंदर जो गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र आता था उन दोनों के दोनों में लागू था। और ये जो टिहरी गढ़वाल था, जो इसके ऊपर अभी भी हमारी रिसर्च चल रही है, लेकिन टिहरी गढ़वाल के अंदर जो एक भूमि बंदोबस्त निकला है उसके बेसिस पे हमने ये नोटिस किया है कि वो भी ट्राइब के, अभी तक उनका डॉक्यूमेंट नहीं मिला, टिहरी का नहीं मिला हमें डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो सिर्फ हमें गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर जो मतलब गढ़वाल का जो ब्रिटिश गढ़वाल के अंडर आता था वो सारा, कुमाऊं का जो कुमाऊं कमिश्नरी के अंडर आता था। गढ़वाल ब्रिटिश नहीं, कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर गढ़वाल का क्षेत्र भी आता था पूरा का पूरा, और कुमाऊं का भी आता था। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट लागू था संपूर्ण इलाके में। हाँ, संपूर्ण इलाके में। अच्छा। और टिहरी का जो इलाका है, टिहरी का इलाका को उन्होंने अलग कर दिया था, और जौनसार का हमें नहीं मिला, उसमें अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। अच्छा, और ये देश भर में आपने बताया कि और जगह भी ये सेम एक्ट अंग्रेजों के टाइम पे लगाया होगा। हाँ। जिन इलाकों में ये लगा था उन इलाकों के सभी लोगों को ट्राइबल स्टेटस मिल चुका है क्या? सिर्फ उत्तराखंड छूटा है उसमें? मैक्सिमम आप कुछ उदाहरण देंगे उसके? मैं उदाहरण देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट मणिपुर में भी था, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट आपका सिलीगुड़ी में भी था, वहाँ पे ट्राइब की डिमांड चल रही है। और बाकी जो मणिपुर में भी वैसे मैं बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट इट इज़ नॉट कि स्पेसिफिक एरिया में था उस टाइम पे। डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट सिलीगुड़ी से लेकर और कश्मीर से लेकर और सिलीगुड़ी तक पूरे पहाड़ी इलाके में उन्होंने लागू कर रखा था। अच्छा, लेकिन समय समय के हिसाब से उन्होंने उनको लागू किया था। लास्ट हम लोग थे उत्तराखंड वाले जिन्हें 1931 में मिला। उससे पहले 1874 का जो एक्ट बना था उस मिलता हुआ आ रहा था सब लोगों को। मेरे को थोड़े से कन्फ्यूजन ज़्यादा अनुभव इसमें इसलिए हैं क्योंकि देखिए, एक तो पहली डिमांड मतलब पहला तो जब हम परिभाषाओं के आधार पे जाते हैं तो 5th और 6th शेड्यूल दोनों परिभाषा के स्तर पे ये कहता है कि जहाँ पर ट्राइबल आबादी 50 से ऊपर होगी उनको कंसिडर किया जाएगा। तो पहले तो हम इसके लिए हमारी लड़ाई होनी चाहिए कि हम अपने आप को ट्राइब घोषित करवाएं, बिल्कुल सही। यहाँ आप एग्री कर रहे हैं। उसके बाद 5th और 6th शेड्यूल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करता है।
सिक्स शेड्यूल सोनम वांगचुक इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सिक्स शेड्यूल में ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा है जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती हैं उसके अंतर्गत। यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसा कोई प्रोविजन संविधान में नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जिसका मैंने जिक्र किया, मैंने इसीलिए उसका रेफरेंस किया। राज्य सरकार की सलाह के हिसाब से चलते हैं लोग। हाँ, सलाह के हिसाब से भी नहीं, मतलब वो सीधे केंद्र के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति देखते हैं उसे थ्रू गवर्नर, जो फिफ्थ शेड्यूल की ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है। एब्सोल्यूट राइट जी। तो अब जो है दो चीज़ों पे अलग अलग रखने का मेरा आशय ये है कि हम फिफ्थ शेड्यूल की मांग तब करेंगे जब हम उसकी अहिर्यता को, जो पहला आधार है कि वो उन स्पेसिफिक इलाकों के लिए लागू, मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज ऑलरेडी हैं, आदि कैलाश जहाँ प्रधानमंत्री भी जाके आए थे, भोटिया कम्युनिटी का एक प्रोमिनेंस है, वो पूरी, चाहे वो व्यास घाटी हो चाहे दारमा घाटी हो, उस घाटी के लोग यदि ये बात कहते हैं कि हमें फिफ्थ शेड्यूल दिया जाए, उनको मिल जाएगा। तो हाँ, तो उनका क्योंकि ऑलरेडी संविधान की परिभाषाओं के हिसाब से उनको वो चीजें वहाँ डिफाइन, जॉन सार को मिल जाएगा पहले, जॉन सार को मिल सकता है, वो कम से कम वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रखते हैं उसको पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ डिमांड्स इसलिए नहीं हुई क्योंकि सवाल फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल का जब आता है, और देश भर के हमारे पास जो उदाहरण हैं, जैसे गोरखालैंड की मांग एक समय पे बहुत तगड़ी मांग थी, अभी भी समय समय पर उठती है कि गोरखाओं को अपने लिए एक अलग राज्य चाहिए। उनकी मांग ये है कि जो नेपाल मूल के जो हैं या भारतीय मूल के भी जो हैं, जो गोरखा समाज से आते हैं, वो गोरखालैंड की मांग करते हैं। उनको गोरखालैंड न दे करके कई जगह उन्हें फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल दिया गया है ताकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे ऑटोनॉमी मिल सके। हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे एक पूरा राज्य मिल चुका है। बिल्कुल। हमारी डिमांड, राज्य की जो डिमांड थी वो इसीलिए थी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में आए, हम अपनी खुद के कानून बनाएं, अपने खुद के लैंड लॉज बनाएं, अपनी खुद की तैयारियां करें। उसमें हाईएस्ट मांग एक राज्य की ही हो सकती थी। उस मांग को हम लोगों ने 2000 में सक्सेसफुली पा लिया। अब सेकंड मांग जो है, जो आप लोग बात कर रहे हैं, अब सेकंड मांग ये है कि अब हम ट्राइबल स्टेटस के लिए अगर मांग करते हैं तो ट्राइब घोषित किए जाने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिफाइंड हैं कि ट्राइब किसे माना जाएगा। 1950 में जब संविधान बना तो 1935 की कई ट्राइब्स को ले लिया गया, तब से आज तक समय समय पे कई ट्राइब्स को और लिया गया। जैसे उत्तराखंड की 5 ट्राइब्स को 60 के दशक में ट्राइबल स्टेटस मिला। 253 के आसपास या 275 के आसपास ट्राइब थी जिस टाइम संविधान बना था, तब उनको ट्राइब की श्रेणी में डाला गया। जी, 700 कुछ के करीब, 744 संभव। ना। उसके बाद अभी तक 250 मैंने उस टाइम बताया जब संविधान की बात थी, और अभी तक मेरे हिसाब से 753 या 775 के आसपास अभी तक लोगों को ट्राइब मिल चुका है। हाँ। अभी देखिए 500 और जनजातियों को जिन्हें जो डिमांड कर रहे थे उनको मिला संविधान के बनने के बाद। अभी भी 250 से ज़्यादा कम्युनिटी है जो कि ट्राइब की डिमांड कर रहे हैं और इन्हें मिल जाएगा। इनमें से 50% ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। तो हम जब उत्तराखंड में ट्राइब की मांग करते हैं तो किसके लिए करते हैं? गढ़वाली कुमाऊनी, मतलब ब्रॉडली जितने भी गढ़वाली हैं वो सब, और जितने भी कुमाऊनी हैं वो सब। क्यों गढ़वाली कुमाऊनी? हाँ। राज्य को मिल चुका है, थारो को मिल चुका है, बक्सा को मिल चुका है, जौनसार को मिल चुका है, और भोटिया नीतीमाणा ये ऊपर का जो तराई वाला है उनको मिल चुका है। ये किस प्रकार से? ऐसे गोल चक्कर में आप देखेंगे इनको, थारो, उधम सिंह नगर, बक्सा, फिर जौनसार, फिर नीतीमाणा, ये वो सारा ले लीजिए। बीच का हिस्सा जो है वो 2 ही समुदाय मुख्य रहते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। इसके अलावा अगर और कोई समुदाय है जो हमारी रिसर्च में नहीं है, अगर ये बाद में भी उठ के आती है कि हम भी ट्राइब की श्रेणी में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग के लिए अभी ये डिमांड जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है वो गढ़वाली और कुमाऊनी के लिए ड्राफ्ट हो रहा है। तो पर गढ़वाली और कुमाऊनी कैसे फॉलो इन करते हैं ट्राइबल स्टेटस पाने के लिए? उसका रीज़न है लूकर कमेटी के, जब लूकर कमेटी 1965 की जो बनाई गई उसमें पैरामीटर सेट किए गए। पहला पैरामीटर कि आपकी भौगोलिक स्थिति जटिल होनी चाहिए, जो कि हमारे पहाड़ की है, क्लियर है। दूसरा सबसे बड़ा है कि आपकी जो संस्कृति है वो भिन्न होनी चाहिए। तो गढ़वाली कुमाऊनी यहीं बोली जाती है और कहीं नहीं बोली जाती, भारत के किसी राज्य में नहीं बोली जाती। तीसरा पैरामीटर है कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए इसके पैरामीटर के लिए, यह है हमारे पास है। और चौथा है कि आदि मानव लक्षण। आदि मानव लक्षण क्या होते हैं? मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे यहाँ जो खेती की जाती है उसमें मशीनों का यूज़ नहीं होता, हम लोग खुद ही खेती करते हैं। हमारे यहाँ जो खाद डाली जाती है वो नेचुरल होती, जो वो डालते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पे जो जिस प्रकार से, जैसे हम बकरे काटते हैं और उसके बाद उसका ब्लड को भून के खाते हैं, या फिर किसी प्रकार से हम कचमोली बना के खाते हैं जैसे कहते हैं, ये आदि मानव के लक्षण है।
पर तीसरा पॉइंट, जी, हम देवता पहाड़ों में ही नचाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर देवता भी पहाड़ों में प्रकट किए जाते हैं, मनुष्य के अंदर भूत पिशाच भी पहाड़ों में प्रकट किए जाते हैं। ये भी आदि मानव के लक्षण। ये 4 पैरामीटर लूकर कमेटी के हिसाब से ये हम फुलफिल करते हैं कंप्लीटली। अब मैं 3 पॉइंट और गिना देता हूँ आपको। इसके अलावा जो हमें ठोस सबूत है वो ये है कि 1921 में नॉन रेगुलेटेड एरिया, 1935 में डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट लागू हुआ, 1931 में डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट लागू हुआ, 1935 में पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र में डाला गया। पहले ट्राइब पे ही पहले बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ऑडियंस को पता चल जाए एग्जैक्टली कि देखिए ट्राइब के लिए हम एलिजिबल क्यों हैं। हमारे पास था है, हम मांग नहीं रहे, नहीं मांग, हमारे पास था। और चारों लूकर कमेटी के मतलब आप जब ऐसे बोलते हैं ब्रॉडली ना, तो दोनों चीज उसका एमैल्गम हो जाता है। हमारे पास था मतलब हमारे पास ट्राइबल स्टेटस तो कभी नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं, एरिया हमारे पास ब्रिटिश डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको ट्राइब की श्रेणी में डाला गया था, गढ़वाली और कुमाऊनी को। 1935 की जो ट्राइब की लिस्ट है उस लिस्ट में कहीं भी गढ़वाली कुमाऊनी का जिक्र नहीं है, नाम नहीं है। आप कह रहे हो जो अंग्रेजों के टाइम की ट्राइब की लिस्ट है, हाँ, बात कर रहे जी हैं। जी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, मैं आपको ये पैरामीटर आज भी आप गूगल पे सर्च करिए। मैं आ रहा हूँ पैरामीटर पे बात करते हैं। मैं पहले क्लियर कर लूँ, है ना? हाँ, बिल्कुल, हाँ। अगर आज भी किसी को ट्राइब की श्रेणी पे डाला जाता है तो उसका सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है चेक करने के लिए, जो भारत सरकार चेक करती है? आप बताइए। नहीं, आप बताइए। मेरा आप ही मुझे बता रहे हैं तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा देखिए, सबसे पहला पैरामीटर होता है कि नॉन रेगुलेटर और रेगुलेटेड एरिया वाला है कि नहीं है। ये सबसे पहला उनका चेक्स होता है। कब का नॉन रेगुलेटेड एरिया? आज का नॉन रेगुलेटेड एरिया 1950 का नॉन रेगुलेटेड एरिया। जब से डॉक्यूमेंट ये जो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट की बात कर लेते हैं वहां से काउंट किया जाता है। नहीं, शायद हम कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं। एक बार फिर से उसको ऐसे समझते हैं कि जब आप एरिया की बात कर रहे हैं कि एरिया रेगुलेटेड है या नॉन रेगुलेटेड है, तो ये क्षेत्र की बात हो रही है। जहाँ ट्राइब की बात होती है, जनजाति की बात होती है, वहाँ मानव समूह की बात होती है। हम इन दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं अपनी बातचीत में। एक एक करके समझते हैं कि नहीं, आप पहले मेरे को 2-5 मिनट बोलने का मौका देंगे? बिल्कुल बोलिए। ठीक है, डन। हम ट्राइब की मांग क्यों कर रहे हैं? हम ट्राइब की मांग इसलिए कर रहे हैं, देखिए पहला पैरामीटर है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट लागू था। अंग्रेजों के हिसाब से इसी को ही ट्राइब माना जाता है पहले से ही। ये अंग्रेजों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं पहले से। और आज की डेट में भारत सरकार के हिसाब से अगर पहला चेक्स लगाया जाता है तो ये चेक किया जाता है कि शुरू से लेकर अभी तक कभी ये रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड एरिया हुआ है कि नहीं है। तो उत्तराखंड नॉन रेगुलेटेड एरिया के अंदर आया है। ये दूसरा चेक्स है। तीसरी बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात से कहता हूँ हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन लूकर कमेटी के हिसाब से 4 ही पैरामीटर होते जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया। इसके माध्यम से ट्राइब की श्रेणी में आप 5th शेड्यूल की बात मत करिए अब मैं आपको ट्राइब बता रहा हूँ। ट्राइब के अंदर ही डाला जाता है। इन 4 पैरामीटर के आपके फुलफिल होते तो आपको ट्राइब के अंदर डाला जाता है। अब आप मुझे बताइए कि ये चीज़ें सारी हमें कहाँ से मिली? हम हाटी समुदाय से मिले, जो ट्रांसग्रीक इलाका है, जिन्हें ट्राइब का दर्जा मिला। उनके क्षेत्र में माइग्रेशन नहीं हुई है, हमारे क्षेत्र में माइग्रेशन हुई है। उनके क्षेत्र में इतना सामाजिक पिछड़ापन नहीं है, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सामाजिक पिछड़ापन है। तब जाके अभी लास्ट ईयर उनको पूरा 50 ट्राइब का स्टेटस मिला है। पहला पॉइंट में ट्राइब के ये पैरामीटर सारे हैं ट्राइब का। 5th शेड्यूल की बात कर लेते हैं। हम 5th शेड्यूल की डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि हमें ट्राइब 5th शेड्यूल के साथ चाहिए। आर्टिकल 244(1) लागू करिए, बाय डिफॉल्ट हमें वो 342(1) मिल जाता है, क्योंकि 244(1) वहां लागू होता है जहां पे ऑलरेडी ट्राइब लगा हुआ होगा। तो हमारी एक ही चोट में 2 डिमांड आ जाती है। पूरे भारत में ऐसा कोई उदाहरण है जहां ट्राइब बाद में घोषित हुई है और 244 पहले लागू हो गया हो? मैंने कभी अभी बोला मैंने अभी ऐसा बोला मैंने आपके सामने? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बोला ऐसे कि ऐसा कभी होता है कि ट्राइब बाद में होता, 5th शेड्यूल पहले लागू होता? नहीं होता ना, नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि जब हम 5th शेड्यूल की डिमांड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सरकार ये कंसीडर करती है कि 5th शेड्यूल का मतलब है कि ये। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, मैं आपको आंसर करता हूं। जब हमारा लेटर ड्राफ्ट तैयार होगा तो हम ये बोलेंगे कि हमें 5th शेड्यूल लागू दो? इतने इमेच्योर नहीं हम लोग। वी आर गोइंग टू ड्राफ्ट मोर देन 500 पेजेस एंड वी आर गोइंग टू ड्राफ्ट एवरीथिंग देयर। किस जाति को, किस समुदाय को आर्टिकल 342 चाहिए, ट्राइब स्टेटस चाहिए। हाँ, इसीलिए मतलब आ रहा हूं मैं पॉइंट कर लो। जब वो ट्राइब स्टेटस का लेटर जाएगा भारत सरकार के पास और ग्राउंड में क्या चल रहा है हमारा मूवमेंट 5th शेड्यूल का, तो सरकार का 5th शेड्यूल के साथ ही हमें ट्राइब देना पड़ेगा।
ये हमारा है, क्योंकि पहला पैरामीटर तो यही है ना कि ट्राइब होना चाहिए पूरा का पूरा इलाका, तो हम कर रहे हैं ना। पर आप मुझे बताइए कि किसी ने, आपने सुना है कि ऐसे कि सपोज कीजिए कि जैसे अभी यहाँ पे लद्दाख में बोल रहे हैं कि 6 शेड्यूल चाहिए, आपको पता उनकी मांगे क्या थी? लद्दाख वालों की मांगे क्या थी? आपने पूछा होगा, बताइए क्या थी मतलब? मैं मतलब उन्होंने 5-4 मांगे थे उनकी जेन्युइन मांगे। आप तो इंटरव्यू लेके आए सोनोवांग जो कि ऑटोनोमस स्टेटस की वो मांग कर रहे हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की वो मांग कर रहे हैं। 6 शेड्यूल लागू होगा तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उनको मिलेगी। नहीं, शायद आपने उनकी मुख्य मांगे नहीं पढ़ी, इसका मतलब आपने पहली मांग थी कि उनकी 2 लोकसभा की सीट की जाए, दूसरी मांग थी कि 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाए। मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, मैं इसलिए आ रहा हूँ ना क्योंकि देखिए 2 लोकसभा की मांग, सीट की जो मांग है और 6 शेड्यूल की जो मांग है वो उनकी 2 डिफरेंट मांगे हैं। मैंने आप फिर उन दोनों, मैं आ रहा हूँ ना उस पॉइंट पर आ रहा हूँ ना। उसके अलावा उनकी मांग थी कि लोकसभा आयोग में उनको कम से कम आरक्षण दिया जाए। तो अभी जो लोकसभा आयोग बना है उनका, उसमें कितने % आरक्षण चला गया उनको? 95%। अब बात सुनना, अभी 5 जिलों की, उनको 5 जिले घोषित उनके हो गए हैं, 2 लोकसभा की सीट होने जा रही है। इसके अलावा उनका लैंड जो बिल है या लैंड रिफॉर्म बिल तैयार हो रहा है, और ये गारंटी नहीं है कि उनका एक पूर्ण राज्य का स्टेट में ड्राफ्ट हो रहा होगा। तो अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सारे के सारे जो होते हैं मोर देन 6 शेड्यूल है। तो आप मेरे मुंह में उंगली डालेंगे तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगा जो कि 6 शेड्यूल कहाँ लागू हो सकता है, कहाँ नहीं मिलेगा। पर 6 शेड्यूल पे ना जाइए, लेट्स टॉक ओनली 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल हम ट्राइब की ही मांग कर रहे हैं। मैं आपको ओपनली बोल दूं, बिल्कुल वैसी जैसे जौनसार में लगा हुआ है। आप अनूप भाई पहले तो ये मान के चलिए कि जो आपकी मांग है उसको मेरा भी उतना ही प्रो बोनो सपोर्ट है, लेकिन मैं ऑडियंस के लिहाज से उसको आसान भाषा में, ताकि हम सब समझ पाएं कि हम मांग क्या रहे हैं, हम डिमांड किस चीज़ की कर रहे हैं, उसको सारी ऑडियंस बहुत क्लियरली समझे कि चीज़ें कैसी हैं। आपने बोला कि मैं आपको इत्मीनान से सुनूं, मैंने आपको शायद ये लग रहा है कि मैं आपको काउंटर बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर ऐसा लग रहा है तो भी आप मुझे बताइए। नहीं, काउंटर नहीं कर रहे। एक्चुअली क्या हो रहा है कि शायद ऐसा हो रहा है कि आप 5th और ट्राइब को मिक्स कर रहे हैं, और आपने शायद मैं ही अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, अलग नहीं। मैं ऑलरेडी 2 पॉडकास्ट में इस चीज़ को अलग कर चुका हूँ। आर्टिकल 342 वी आर डिमांडिंग, आर्टिकल 244 भी वी आर ऑल्सो डिमांडिंग। 244(1) दोनों ही चाहिए हमें। लेकिन अब आप मुझे बताइए दोनों ही क्यों चाहिए? उसका रीज़न है, जब हम ट्राइब की मांग कर लेते हैं तो सरकार के सामने 5th शेड्यूल की मांग चल रही है, तो सरकार को हमें ट्राइब 5th शेड्यूल के साथ ही देना पड़ेगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के साथ ही देना पड़ेगा। बिकॉज वी नीड अ 2 साइड फंड, वी नीड अ स्टेट गवर्नमेंट फंड, वी नीड अ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड, एग्जैक्टली जहाँ पे लाहौल स्पीति पे लगा हुआ है। ये हमारी डिमांड है। अब आप मेरे को कुछ, क्योंकि मैं साथ के साथ जब आप उदाहरण दे रहे थे मैं उसी समय पूछना चाह रहा था, लेकिन आपने उस समय आपने कहा कि आप बिल्कुल पूरी तरह से अपनी बात बोलें। तो एक तो आपने कहा डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल्ड एक्ट जहाँ लागू था, और इस वजह से उन्हीं को आपने कहा कि उन्हीं को ट्राइब माना गया जहां वो लागू था। बिल्कुल। अब डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल्ड एक्ट कई जगह पे लागू था, लेकिन जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखी गई तो उसमें क्षेत्र के हिसाब से ट्राइब्स नहीं लिखी गई कि पूरे एरिया की जो ट्राइब्स थी उनको ले लिया गया हो। उन पर्टिकुलर एरियाज़ में डिफाइन किया गया कौन से मानव समूह या कौन सी जनजातियां ऐसी हैं जिनको ट्राइबल स्टेटस दिया जाना चाहिए और शेड्यूल किया जाना चाहिए, उनको शेड्यूल किया गया। मेरा कहना यह था कि उसमें गढ़वाली या कुमाऊनी कभी भी लिस्टेड नहीं हुए बतौर ट्राइब। ये आप एग्री करेंगे? मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, आई विल डू द रिसर्च ऑन दिस कि उस वाली लिस्ट वो आप मुझसे शेयर करोगे वो लिस्ट, करेक्ट? आई विल शेयर विथ यू ये नॉन रेगुलेटेड और ये जो तीनों। ये तो मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं आपको मान ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लागू नहीं था। ठीक है ना, आप कह रहे नहीं था, हम कह रहे कि ये सारा का सारा पैरामीटर था। नहीं, आप पैरामीटर पे भी मैं एग्री कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैं समझ गया। अभी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि आप कह रहे हो ट्राइब की लिस्ट में नहीं था, मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या कभी आपका क्वेश्चन का ट्राइब की लिस्ट में नहीं था, तो क्या आज भी हम क्या एलिजिबल नहीं है? चलिए नहीं, एलिजिबिलिटी पे अब आते हैं, एलिजिबिलिटी पे अब आते हैं। वो भी मैं उस समय जब आप पैरामीटर्स पर आप मुझे वो डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे कि 1935 में वो ट्राइब गढ़वाली और कुमाऊनी जाति उसमें नहीं थी। वो सारी लिस्ट आप में से उसमें जौनसार था। जौनसार मैं आपको बता तो रहा हूँ 60 में बना है। 5 उत्तराखंड की जो ट्राइब्स हैं, ये कब ट्राइब घोषित हुई? कब हुई? संविधान के हिसाब से तो बहुत पहले भी, वैसे तो बहुत पहले ही हुई थी। बहुत पहले नहीं हुई थी, संविधान के 60s में, मेरे ख्याल से संभवतः 67 या 68। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, संविधान के बाद 10 साल लगे थे पूरे एक रिपोर्ट को तैयार करने में। अलग अलग समय पे ट्राइब्स घोषित होती रही हैं। 250 पहले इनिशियली मिली थी। हाँ,
तो मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे आपको ये मिला हो कि गढ़वाली और कुमाऊनी चाहे अंग्रेजों के समय पे या पोस्ट इंडिपेंडेंस इनको कभी भी ट्राइबल स्टेटस, जनजातीय स्टेटस, क्षेत्र की बात तो मैं मान ली आपकी कि डिस्ट्रिक्ट ये जो शेड्यूल्ड एक्ट था वो एरिया वाइज कहीं कहीं इलाकों में लागू था, ये मैं आपकी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन जिन जनजातियों के लिए हम अभी मांग कर रहे हैं, क्या उनको कभी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस या किसी भी तरह की ट्राइब का स्टेटस आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद कभी भी रहा है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज़ादी के बाद, राइट? या आज़ादी से पहले भी कभी उनको ट्राइबल स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब किसी भी मैं आपको वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। आप मुझे एक डॉक्यूमेंट पकड़ के बोल रहे हैं कि उसकी लिस्ट में नहीं था। एक नहीं, मैं आ रहा हूँ किसी भी लिस्ट में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अंग्रेजों के पैरामीटर जो उनके जो चेक्स होते थे कि किस किस को ट्राइब देना है, मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पर उन्होंने क्यों नहीं दिया फिर जब 1950 वाली लिस्ट बनी? 1950 वाले में नहीं दिया, राइट? हमें 1935 वाली लिस्ट बनी, उसमें भी नहीं दिया। फिर आप 35 पे जा रहे हैं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट वहां लागू होता है जिस इलाके में ट्राइबल्स लोग होते हैं, उससे पहले उनके कुछ पैरामीटर होता है, पहले उनको घोषित करना पड़ता है दिस इज नॉन रेगुलेटेड और रेगुलेटेड एरिया। नॉन रेगुलेटेड एरिया हम आ गए थे। 1931 में डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट लागू हो गया था। 1935 में पूर्ण बहिष्कृत की तरह डाल दिया था। अब आप कह रहे हैं कि 1935 के एक और लिस्ट में गढ़वाली कुमाऊनी नहीं था। हो सकता है कि हिमाचल में लागू हुआ था क्या? इसका मैंने स्टडी नहीं किया। तो अब आप मुझे थोड़ा सा ब्रॉडली, मैं स्पेसिफिक भी आऊंगा। मैं लास्ट पॉइंट कह दूं क्या? एक सवाल बस, पहले एक लास्ट पॉइंट मैं बोल देता हूं। आप कह रहे हैं कि 1935 में गढ़वाली कुमाऊनी को लिस्ट में नहीं था। मैं कह रहा हूं कि 1935 में सरकार अंग्रेजों के पैरामीटर के हिसाब से पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र में आ गया। हो सकता है जो दूसरी लिस्ट निकलती है अंग्रेजों के, उसमें गढ़वाली कुमाऊनी आप देख लेते। अच्छा, ठीक, वो निकलने का मौका ना मिला होगा उस टाइम। जो पैरामीटर्स आप बता रहे हैं, उन्हीं जिन पैरामीटर्स पे आप मानते हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी को शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाना चाहिए, उन्हीं पैरामीटर्स पे हिमाचली भी आते हैं? हिमाचली कौन? सारे हिमाचली, जैसे सारे गढ़वाली। बिल्कुल। तो मतलब इस लिहाज से सारे हिमाचलियों को भी शेड्यूल ट्राइब मांगना चाहिए। बिल्कुल है। तो सोनम वांगचुक ने भी कहा कि हिमाचल के में भी 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल जैसा प्रावधान लागू होना चाहिए। उन्होंने भी कहा, अपने इंटरव्यू लिया। ठीक है। अब मैं आपसे जिस समय आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं उसी वक्त पूछना चाह रहा था। आपने कुछ पैरामीटर्स बताए ना कि क्या क्या होते हैं शेड्यूल ट्राइब घोषित होने के लिए। प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, 4-5 हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, और शाई ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, इकोनॉमी ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, और ये सब चीज़ें हैं। तो इस लिहाज से जो आपने पैरामीटर्स बताए कि हमारे यहाँ मसाण पूजने की भी परंपरा रही है, हमारे यहाँ कचौली खाने की भी परंपरा है, ये आदिम लक्षण के जी। तो इस लिहाज से तो भारत के 90% ग्रामीण इलाके जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये मसाण पूजने तो यहाँ सिर्फ यही नहीं, कई जगह तो डायन कह के पीट के भी मार दिया जाता है। आज भी इस तरह का आदिम लक्षण कई जनजातियों में देखने को मिलते हैं। आदिम लक्षण ये भी देखने को मिलते हैं कि कई कम्युनिटीज चूहा। और एक एग्जाम्पल दो आप, कहाँ पे? बिहार के कई क्षेत्रों में बिहार में जटिल ऐसे जैसे जंगल है, रहते हैं जानवरों के बीच में, ऐसा है वहाँ पे? जहाँ पे बिल्कुल है। मैं आपसे ये तो कहने को, देखिए 4 पैरामीटर है, एक पैरामीटर को पकड़ के आप नहीं एक नहीं, मैं चारों में बता रहा हूँ। 4 बता रहा हूँ आपको। मैं चारों होने चाहिए। हाँ। ऐसे नहीं कि एक मिलेगा तो आपको, 4 होने चाहिए। मैं पहले दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जटिल परिस्थिति में रहना होना चाहिए। आप एग्जाम्पल, मुझे एक आंसर आप दीजिए। ये जो पहाड़ है, इस जंगल में हम रह रहे हैं या जंगली जानवर हमारे यहाँ रह रहे हैं? बताइए इस पे, आप बताइए जरा। मैं पूछना आपकी, इस पे जानना चाहता हूँ। पहाड़ में क्या आप क्या कह रहे हैं कि पहाड़ में, मतलब इस जंगल में ये जो पहाड़ है, इसमें जंगली जानवर जो रहते हैं, हम इनके यहाँ रह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ रह रहे हैं? कोहैबिटेट है ना अनूप भाई वो। तो मैं आपको ये तो कहना कि हम ही गए ना वहाँ रहने के लिए ना, पहले बाद में। हम आज से 5000 साल पहले से वहाँ रह रहे हैं ना। कितने साल पे? 5000 साल से भी ज्यादा से वहाँ। यही तो बोल रहा हूँ कि उससे पहले बहुत कुछ भी वहाँ। देखिए आज की स्थिति के समझ लेती है कि जो जंगल है, उस जंगल में इतने सारे जंगली जानवर हैं, उसके बीच में हम रहते हैं। ये एक जटिल परिस्थिति है रहने की, पहला पैरामीटर। ठीक है। और मैं बाकी 3 आपको बता चुका हूँ। आदिम लक्षण होने चाहिए, एक बोली होनी चाहिए उनकी जो कहीं ना बोली जाती हो, एक संस्कृति होनी चाहिए जो होना चाहिए, और एक साईपन होना चाहिए, और सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए। तो हम लोग इन चारों पैरामीटर्स को बाकी के जो ग्रामीण भारत है उन सबसे किन फॉर्मेट्स पे हम अलग हैं? इन चारों पैरामीटर, ये चारों पैरामीटर अलग अलग इलाकों में किसी के पास 2 हो, किसी के पास 1 हो, किसी के पास 3 हो।
लेकिन हम जो पूर्ण कर रहे हैं हम 4 पे करते हैं। दूसरी बात सुनिए, अगर ये चारों का पैरामीटर कहीं और भी है तो वो भी ट्राइब की डिमांड कर सकते हैं। हाँ, तो मैं इसीलिए मैं ये बोल रहा था ना कि ये 4 पैरामीटर्स पे तो 90% भारत आ जाएगा। आप मुझे कौन सी गणित से बता रहे हैं कि 90% भारत आएगा? क्योंकि जितनी जो ट्रेड जिस लिहाज से गढ़वाली और कुमाऊनी आप जितना पिछड़ा बता रहे हैं, वो मसूरी में रहने वाला हो, नैनीताल में रहने वाला हो, वो पौड़ी में रहने वाला हो, रुद्रप्रयाग में रहने वाला हो, कर्णप्रयाग में रहने वाला हो, आप मानते हैं कि ये चारों मतलब इन सारी जगहों के गढ़वाली कुमाऊनी अगर पिछड़े हुए हैं तो इतना पिछड़ा हुआ तो 90% भारत है। बिल्कुल। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जौनसार में है चारों लक्षण? जौनसार में 1960s में, अब फिर से देखिए आप जौनसार के लिए जब आ रहे हैं ना बात, जौनसार को जब ट्राइबल स्टेटस दिया गया था 1960s में, जब शामिल किया गया था, उनकी परंपराएं उनके ही मुख्य धारा की परंपराओं से अलग थी। अब आपकी जो मांग है, आपकी मांग है कि मुख्य धारा को मुझे ही उस पे आंसर दीजिए पहले। अब जौनसार में है ये चारों धारा? कौन सी चारों धारा? ये जो मैंने आपने बताई अभी 4 पॉइंट, आदिम लक्षण, जटिल परिस्थिति, ये चारों है 19, मैं वही बता रहा हूँ ना, समय काल और परिस्थिति के हिसाब से कंपैरेटिवली बाकी अन्य समाज की तुलना में आपका समाज कितना पिछड़े है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, वो कहाँ खड़ा है, उसका निर्धारण उस समय पे होता है। चलिए अब लास्ट में एक और चीज बोलता हूँ। जौनसार को जो आरक्षण मिला है, उन्होंने अपने आप को खस सभ्यता से जोड़ के रखा है और उसके पूरे प्रूफ हमारे पास है। चाहिए तो ले लेना डॉक्यूमेंट। नहीं, ये मेरे पास ये किताब है हिमालय के खस। नहीं, कहाँ से आए खस, कौन आए? हिमालय किताब नहीं। हाँ, देखिए मैं आपको, हमारी रिसर्च क्या है, हमारी रिसर्च 2 किताब पढ़ के नहीं होती है। अच्छा, हमारी रिसर्च है किताब से आप क्लू ले सकते हो। अच्छा, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट द ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो आपकी रिसर्च क्या? मेरी रिसर्च कहती है हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से जौनसार ने अपने आप को ट्राई की डिमांड करी। खसों का जिक्र किया, मैं कह रहा हूँ उस पॉइंट, उस पूरे डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन है कि इनकी जो सभ्यता है जौनसार की, ये खस समुदाय से आते इसलिए। अगेन अब आते राठ समुदाय, आपने सुना इधर का? अभी जिन्हें ओबीसी का दर्जा मिला है। अच्छा एक बात बताइए, 10 साल पहले उनको ओबीसी का दर्जा मिला, राठ कहने क्यों बोले? जबकि खस और राठ एक बुरे टाइप, एक पिछले टाइप में बैड वर्ड बोला जाता है कि भाई बेकार है, मत यूज़ करो, राठ मत यूज़ करो, मार ले। लेकिन राठ क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया उन्होंने? इसलिए बिकॉज उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में दिखाया है कि हम लोग खस समुदाय से आते हैं। चलिए वहाँ भी बात कर लेते। अब आपने मेरे से पूछा कि मैं एलिजिबल क्यों हूँ ट्राइब के लिए, तो 1928 के भूमि बंदोबस्त गढ़वाल और कुमाऊँ, और 5वां भूमि बंदोबस्त कहाँ का, टिहरी का, इसके अंदर जो मेरी जो जाति है वो मसीटा है, और मसीटा बिलोंग्स टू खस। तो मैं खस समुदाय से आता हूँ। भारत सरकार के हिसाब से और भी सरकार के हिसाब से खस को ट्राइब माना गया है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसी देहरादून में अभी 2 दिन पहले 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक क्या समारोह था? जनजातीय समारोह था। क्लियर है सर? उसमें सारे जो लोग थे, जो गायक थे, वो सारे गढ़वाली और कुमाऊनी थे। तो हमारे पास जौनसार का हमसे ज़्यादा अलग नहीं है, हम एक ही हैं, एक ही कल्चर है हमारा, एक ही जैसा रहने सहन है। और इस पहाड़ों में, मैं नहीं कहता, इस किताब में भी लिखा हुआ जो आपने मुझे दिखाया, और यशवंत जी कटौत जी जिन्हें अभी पद्मश्री अवार्ड मिला, कि मोर देन 90% लोग पहाड़ के अंदर खस है। बिल्कुल सही बात है। और लास्ट पॉइंट ट्रांसगिरी के, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके हैं, आई नो वेयर कमिंग फ्रॉम, आई नो वेरी वेल, ठीक है। ट्रांसगिरी के इलाके के अंदर जब मैं उनसे मिला तो मैंने पूछा, सर आपको ट्राई कैसे मिल गया? तो उन्होंने मुझसे बोला कि किनसे मिले आप? अमित चंद जी, अच्छा, जो अध्यक्ष है इसके हाटी समुदाय के। हाटी समुदाय, हाँ। तो मुझसे बोला कि हम लोग ना, हमारी अलग अलग तरह से एक सभ्यता है, ऐसे। तो मैंने बोला, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया कि हमने अपने आप को कनेक्ट साबित किया। कनेक्ट आप समझ गए होंगे ना? तो कनेक्ट उन्होंने साबित किया, और मैंने बोला कैसे? तो उन्होंने बोला हमने अपना भूमि बंदोबस्त दिखाया, और उस भूमि बंदोबस्त के अंदर मैं शर्मा नहीं हूँ, वो चौहान नहीं है, वो नौटियाल नहीं है। और उसमें एग्जैक्टली है, जब हमने वो दिखाया, जो फाइनल क्वेरी हम पे लगी थी, तो उसमें हमने दिखाया, तब उन्होंने बोला कि हम खस हैं, देखो ये हम कनेक्ट हैं, ये देखिए डॉक्यूमेंट है। तब सरकार ने माना कि हाँ, आप उस संस्कृति से जुड़े हुए। पर जैसे आपने हाटी का ही उदाहरण दिया ना अनु भाई, तो हाटी समुदाय ने यही तो प्रूव किया ना, अपनी एथनिसिटी को, अपनी परंपराओं को बाकी के हिमाचल के कल्चर से डिफरेंट बताया, बाकी के कल्चर से ज़्यादा वल्नरेबल बताया,
बाकी वही जो आप मुझसे सवाल कर रहे थे ना कि जौनसार ने 1960 के दशक में अलग नहीं दिखाया, फिर वही मैं, आप गलत क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। उन्होंने डिमांड जो करी थी कि जैसे जौनसार को मिला है, जिस बेसिस पे जौनसार को मिला है उसी बेसिस पे हमें ट्राइब दिया जाए, ये उनकी रिटर्न में था। तो इस लिहाज से तो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि पूरे हिमाचलियों को ही मिल जाना चाहिए था। 100% पूरे हिमाचल के लोगों को ट्राइब के लिए एलिजिबल हैं। वहाँ 3 जगह मांग उठ भी गई है हाटी समुदाय के बाद। हाटी समुदाय के 5 से 7 लाख लोग हैं, वहाँ 2 जगह और मांग उठ गई है। और खास एथनिसिटी पे ना, वैसे तो एथनिसिटी का जो सवाल है इस पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं कि एथनिसिटी के सवाल को ट्रेस बैक करना इतना डिफिकल्ट है कि उस पैरामीटर को अब बहुत नल डाउन कर दिया गया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। वो डीडी शर्मा भी लिखते हैं, वो शिव प्रसाद डबराल भी लिखते हैं। बिल्कुल सर। और ये मेरे दोस्त नहीं हैं, ये बड़े रेप्यूटेड। आपने मुझे एक किताब पे आपने बड़ी उससे रिजेक्ट कर दिया था कि मैं रिजेक्ट नहीं किया, नहीं करते। मैंने कहा लेकिन कि हम किताबों से हम क्लू ले लेते हैं, सर्किट से जो जिन्होंने किताब लिखी वहां से हम क्लू उठाते हैं और उसके बाद मैंने रिजेक्ट नहीं किया। आप मेरे ऊपर कुछ और लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने रिजेक्ट नहीं किया। देन डोंट यूज द रिजेक्ट वर्ड, दे आर रिपोर्टेड हमारी ऑडियंस तय करेगी। ठीक है। आपने फिर मेरे को टोक दिया और मैं भूल गया कि मैं आपसे पूछ क्या रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि डीडी शर्मा की इस किताब में भी शिव प्रसाद डबराल ने भी और कई हिस्टोरियंस ने ये माना है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं इसमें चाहे वो ब्राह्मण समाज के भी हों, उसमें भी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको मूल खस में खोजा जा सकता है। सर। लेकिन ये ट्रेस बैक होता है अनूप भाई कम से कम 4000 साल पहले। इसका एक दूसरा उदाहरण ऐसे भी समझिए कि ये शंकराचार्य जब यहाँ आए उनके साथ कई, ये गलत है। आपने मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं ये गलत है, आप साबित कर देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि जब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया, मैं इसलिए टोका टोकी कर रहा हूँ ना, बिकॉज यू आर गोइंग ऑन डिफरेंट डायरेक्शन। मैं आपके टोकने पे बिल्कुल शांत हो जा रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जनरली मैं आपसे यही तो कहने की कोशिश करूँ कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाटी समुदाय से मिला, जिनको क्या पूछ रहा था मैं भी आपसे, आप बताइए। आप ये मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लक्षण है ये तो 4000 साल पुराने, अब इनको ट्रेसेबिलिटी किया नहीं जा सकता भारत सरकार के डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि खस कौन है, यही बोल रहे हैं ना? नहीं बोल रहा था मैं। हाँ, आपने सुना ही नहीं मैं बोलना क्या चाह रहा था। चलिए प्लीज आप बोलने देंगे आप? हाँ प्लीज। हम लोग अच्छा एक थोड़ा सा ये भी क्लियर करते हैं, मैं बहुत इत्मीनान से आपको सुन रहा हूँ, आप भी वार्म अप मत होइए। नहीं वार्म अप नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मैं आपको पानी का ग्लास दोबारा नहीं, मैं पानी तो बहुत पीता हूँ, मेरा आदत है। मैं दोबारा एक बोतल दे दीजिए। तो इत्मीनान से आप क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। मैं आपको पूरा समय, ये 2.5 घंटे का हो जाए पॉडकास्ट कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरा समय लीजिए आंसर देने का, बस आप सुन लीजिए इत्मीनान से ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये 2.5 घंटे का पॉडकास्ट होगा तो कोई देखेगा नहीं, नहीं लोग देख लेंगे। आपने इतना इंटरेस्टिंग और वैसा तो बना ही दिया है उसको कि लोगों को लगेगा कि हम झगड़ रहे हैं। नहीं मैं ऑब्वियसली बात है कि मैं थोड़ा सा, मेरी एक हैबिट है। नहीं कोई बात नहीं, कोई आई हैव टू आंसर विद एग्रेसिव मोड, दैट्स इट। कोई बात नहीं, आप एग्रेशन में भी आंसर दे दीजिएगा, मैं कामनेस में ही पूछता रहूंगा। बिल्कुल। और मैं ये कह रहा था आपसे कि एथनिसिटी को, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में आई है कि एथनिसिटी को ट्रेस करना, क्योंकि अमेलगम होता गया। कभी हम लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमसे पहले जितने लोग, मैं आपका थैंक यू। तो ये ट्रेसेबिलिटी वाला सवाल, मैंने शंकराचार्य का नाम ही लिया था और मैं अपना क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इस उदाहरण से हम चलेंगे अगर ना, तो बहुत सारे यहाँ पे कास्ट ऐसी हैं ब्राह्मण्स की जो आज भी बद्रीनाथ में और अन्य जगहों पर पूजा पाठ करवाने का काम करते हैं, जो शंकराचार्य के साथ साउथ से माइग्रेट होके आए और फिर यहीं बस गए। बिल्कुल। अब पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो मूल जाति साउथ में हो वो आज उनको ट्राइबल स्टेटस हो, लेकिन यहाँ जो उनके वंशज यहाँ आ गए आज से 1200 साल पहले, वो सिर्फ इस पॉइंट पर वहाँ उसी सेम ट्राइब का स्टेटस वहाँ क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक तो मेरा कहना ये था। दूसरा, जिनकी खास एथनिसिटी डायरेक्टली अभी तक जुड़ती हो और ये लगता हो कि आज की डेट में जो आपने वो 4 पैरामीटर्स भी आप ही ने बताए हैं ना, मतलब एक्सेप्टेबल है, उस पर तो कोई डिबेट नहीं है। बिल्कुल। कि वो पैरामीटर्स वही हैं कि वो भाई उनके प्रिमिटिव लक्षण हो आज की डेट पे। बिल्कुल है ना। तो उस लिहाज से आज के जो अपर कास्ट है उत्तराखंड का, उसमें वो प्रिमिटिव ट्रेड्स या वो शाइनेस या वैसा आइसोलेशन और वैसा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बैकवर्डनेस आज के गढ़वाली कुमाऊनी समाज में नहीं है। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कर्णप्रयाग में रहने वाले लोग या रुद्रप्रयाग में रहने वाले लोग या और भी इसी तरह के मसूरी में रहने वाले, नैनीताल में रहने वाले, अल्मोड़ा में रहने वाले, पिथौरागढ़ में रहने वाले लोग,
उन चारों पैरामीटर्स को कैसे क्लेम करेंगे, ये मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा, एक बात बताइए कि लास्ट ईयर भारत सरकार ने मई के महीने में 10% का आरक्षण, एसटी का आरक्षण कश्मीर के लोगों को दिया था, जिसमें गद्दा ब्राह्मण भी आते हैं, उच्च किस्म के बिल्कुल, गद्दा ब्राह्मण भी आते हैं और पहाड़ी भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, सरदार भी आते हैं। जी हाँ, ठीक है, सबको दिया था ना। जी हाँ। उन्होंने एग्जैक्टली क्या शो किया होगा फिर वहाँ पे कि उनको ट्राइब मिल गया? उन्होंने एग्जैक्टली ये शो किया कि जब पहले वहाँ पे गुज्जर और बकरवालों को ट्राइबल स्टेटस दिया गया था, पहाड़ियों को ट्राइबल स्टेटस देने की मांग उतनी ही पुरानी थी जितनी पुरानी गुज्जरों की और बकरवालों की थी। यहाँ पर जब जौनसारियों को या थारू को या बुक्सा को दिया गया था, यहाँ पे गढ़वालियों की और कुमाऊनियों की सोशल ट्राइब मांगने की मांग तब से नहीं थी, पहली चीज़। दूसरा, उस समय के समाज में जब यहाँ की 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा मिला, तब उत्तराखंड के मेन मुख्य धारा के समाज के लिहाज से वो भाषाई तौर पर, वो पॉलिटिकली, वो बाकी सारे पैरामीटर्स को वो फुलफिल करते थे। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है, मतलब किसी समाज को आप सोशली बैकवर्ड तुलनात्मक तौर से ही तो मानेंगे ना, है ना। जो समाज की अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ा हो, वही तो पिछड़ा है। लेकिन यहाँ पे जब हम गढ़वाली कुमाऊनी बोल रहे हैं तो हम ये मांग कर रहे हैं बेसिकली कि पूरा गढ़वाल और कुमाऊं ही पिछड़ा है ना। देखिए, आप पिछड़ा किस रूप से मांग रहे हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से? दोनों से। ठीक है, मैं आपको 4 पैरामीटर बताए। मैंने पहले कहा कि अगर उत्तराखंड के पहाड़ों की संस्कृति अलग है, उत्तराखंड एक जटिल अलग मतलब किससे अलग संस्कृति, मतलब हम गढ़वाली कुमाऊनी है, हमारी जो भाषा है, बोली है, वो बिल्कुल अलग है, हमारा कल्चर भी अलग है उत्तराखंड का। जैसे आपने कहा कि गढ़वाली कुमाऊनी अलग है, ऐसे ही क्या गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी, फिर ऐसे भोजपुरी भी अलग है इसी पैरामीटर पे, जिस पैरामीटर पे गढ़वाली कुमाऊनी अलग है। फिर ऐसे ही मैथिली भी अलग है। आप पता है आप कहाँ लेके जा रहे हैं जी? देखिए, हम पहाड़ की बात कर रहे हैं। पहाड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश और बाकी 9 राज्य में से सबके पहाड़ी इलाकों में मैक्सिमम ट्राइब लगा हुआ है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, कश्मीर को भी 10% मिला है, वहाँ पे 7% की फाइल लगी हुई है। हिमाचल के अंदर 43% भूमि पे क्या लगा है सर? 5th शेड्यूल पूरी, जो आपका पांगी, लाहौल स्पीति, ये सारी जगह लगा हुआ है। आप मणिपुर चले जाए, सिक्किम, सबको मिला हुआ ट्राइब सर। क्लियर है सर? इसमें एक ही राज्य छोटा है, एक ही पहाड़ी इलाका छोटा है, और वो है उत्तराखंड। ये डिमांड हिमाचल भी आज हमारे साथ अच्छी तरह से खड़ा हो जाता अगर उनके यहाँ सेक्शन 118 भू कानून नहीं होता तो। और आज भी आपको लग रहा होगा कि सेक्शन 118 इतना मजबूत है कि शायद वो उनकी भूमि को बचा दे। मेरे को नहीं लगता ऐसे, क्योंकि मेरी वाइफ हिमाचल से और मेरे फादर इन लॉ जो हॉर्टिकल्चर में डायरेक्टर रह चुके हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरा क्वेश्चन में एक और रख लेता हूँ जब ऑडियंस को समझ आ जाए कि अगर किसी को ज़मीन खरीदनी है तो वो पूरे भारत के पहाड़ी इलाकों में किस इलाके में जाके ज़मीन खरीद सकता है? लद्दाख में नहीं खरीद सकता, पूरा 97% ट्राइब इलाका है, कश्मीर का नहीं खरीद सकता। ये क्या, कश्मीर तो खरीद ही सकता है अभी नहीं, जिस इलाके में ट्राइब लगेगा और धीरे धीरे वहाँ तो नहीं खरीद पाएगा। वहाँ भी अभी 5th 6th शेड्यूल नहीं लगा है, ट्राइबल स्टेटस मिला है। जौनसार में फिर आप 6th शेड्यूल, अभी 6th शेड्यूल ट्राइब पे बात कर ले। जौनसार में ट्राइब भी लगा है, हम तो नहीं खरीद सकते ना वहाँ पे जमीन। आप भी नहीं खरीद सकते, मैं भी नहीं खरीद सकता। वो जौनसार के जो लोग हैं सिर्फ वही खरीद सकते हैं और कोई नहीं खरीद सकता वहाँ पे। और जौनसारी पूरे उत्तराखंड में खरीद सकते हैं, यह नियम है। मैं ये कहने की कोशिश करूँ कि उसमें भी एक्चुअली खरीद सकते हैं आप और हम भी, उसमें भी क्लॉजेज हैं कि जिनसे हम खरीद रहे हैं वो भूमिहीन ना हो जाए, एक पर्टिकुलर लिमिट से उनकी ज़मीन कम ना हो जाए। वहाँ का अगर कोई ट्राइबल ऐसा है जिसके पास बड़ी ज़मीन है, उसकी ज़मीन आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद लीज पे खरीद सकते हैं हम लोग। कंप्लीटली आप लैंड परचेज कर लेंगे? जी, लैंड परचेज कर सकते हैं। मेरी नॉलेज में तो ऐसा है नहीं, पर मैं ये समझता हूँ कि ट्राइबल्स की ज़मीन आप नहीं खरीद सकते। नहीं, वो अब उसमें प्रोविजन आप गिफ्ट कर सकते हो, कुछ सिस्टम है, पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, गिफ्ट वाला प्रावधान। उसमें बेसिकली वो प्रावधान इसीलिए रखा गया था कि दलितों की, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की ज़मीन पे लिमिटेशन इसलिए है, और उसको बेचने के तरीके भी 2 नंबर में जो करे जाते हैं वो ये करे जाते हैं कि जो बड़े ट्राइब में भी जो बड़े भूमाफिया हैं वो अपने ट्राइब से तो खरीद ही सकते हैं, तो वो छोटे छोटे भूमिदरों से अपनी ज़मीनें खरीदते हैं और वो बड़ी एक चंक बना लेते हैं और फिर उसे किसी को भी बेच देते हैं। भाई क्वेश्चन, आप नहीं चाहते कि पूरा उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन हो? बिल्कुल चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि डिलिमिटेशन हो?
नहीं, ये इस आप बात नहीं से तो चाहते मैं कि रोजगार नहीं भाई, मिले उत्तराखंड में? मैं लाख दुआओं की तो एक दवा तो फिफ्थ शेड्यूल को मान रहा हूँ, है ना, लाख दुआ की एक दुआ फिफ्थ शेड्यूल को मैं मान मान रहे रहा हूँ, हाँ, हो, ये भी मान रहे हो कि यही एक द्वार है जिससे रोजगार खुलेगा? वो सब मैं वो उसके पीछे कितना हसीन बगीचा है वो मैं मान रहा हूँ, है ना, पूरा, लेकिन complete, उस बगीचे का जो दरवाजा खोलने का तरीका है ना, उसकी जो चाबी है, उस चाबी को मैं समझना चाह रहा हूँ, उसको खोजना चाह रहा हूँ। इसीलिए तो हमने क्या करा, देखिए हमने बड़ा स्पष्ट किया, मैं परफेक्ट नहीं हूँ हर चीज़ में, दैट्स वाई वी हैव डिजाइन ट्राइबल कमेटी। हमने ट्राइबल कमेटी का गठित कैसी देहरादून में ट्राइबल कमेटी, अच्छा, एक नाम दिया है। अच्छा, इसके अंदर 2 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर है, एग्रीकल्चर डायरेक्टर है, इसके अलावा कम से कम 16 से 17 बुद्धिजीवी लोग हैं, और उनमें से एक तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हिमाचल से, और वो सब लोग मिलके लेटर को ड्राफ्ट कर रहे हैं टेक्निकली। अच्छा, अभी ड्राफ्टिंग वाली स्टेज अभी तो ड्राफ्टिंग वाली स्टेज पे है ना। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैं ना दे पाऊँ, पर वो जब आएंगे ड्राफ्ट करके, और जब वो इंटरव्यू देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब हो सकता है कि मेरे से बेस्ट वो इंटरव्यू दे दे। उनको एक बार पूरा कंप्लीट लेटर ड्राफ्ट करने दो, क्योंकि जब तक हम ग्राउंड में मैंने कई पॉडकास्टों में कहा है कि अभी एमएलए की एमपी का कोई दोषी नहीं है, अभी बात पहुंचाई नहीं हमने वहाँ तक, सरकार को लेटर दिया नहीं है। एक बार ये लेटर भारत सरकार को चला जाए, उसके बाद वहाँ उस लेटर के अंदर सारे पैमाने चले जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो लेटर रिजेक्ट ना हो। हम जनता को ज़मीन में बताना चाहते हैं कि आपको ट्राइब स्टेटस, 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग है। 5th शेड्यूल अलग है, ट्राइब स्टेटस अलग है। अगर आपने हमने बैनर देखा होगा तो हमने 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस लिखा हुआ क्लियरली, सिर्फ 5th शेड्यूल नहीं लिखा हुआ। तो हम दोनों मांग को एक ही वर्ड में डाल के और लोगों को समझा रहे हैं। कल अगर सर्वे होता है तो वो ये बोले कि हाँ हमें ट्राइब की ज़रूरत है, और हम एलिजिबल भी हैं लूकर कमेटी के माध्यम से। आप 1950 की बात के पहले बात छोड़िए, लूकर कमेटी के माध्यम से एलिजिबल है। दूसरा, उत्तराखंड के पहाड़ों में जैसे हम बोलते हैं कि पूरे लोगों को कैसे ट्राइबल मिलेगा, तो मैंने पहले बोल दिया कि गढ़वाली कुमाऊनी समुदाय हैं, 2 समुदाय हैं, उन्हीं को नहीं मिलेगा। मैं लास्ट बात बोल देता हूँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर, ये तो आप भी मानते हैं कि मोर देन 70% माइग्रेशन हो चुका है। मेरे गांव में मैं पहले बताऊँ 500 लोग आते हैं पूजा में, 92 रजिस्टर्ड में हैं उनके परिवार रजिस्टर में, और 23 लोग इस टाइम एट ए टाइम गाँव में मिलेंगे। तो ये मोर देन 70 से भी जाता है। रिवर्स माइग्रेशन करने के लिए भारत सरकार ने कश्मीर में ट्राइब लगाया, ताकि बहुत सारे कश्मीरी लोग ऊपर जाएं और अपने आधार कार्ड वोटर कार्ड शिफ्ट हो सके कल बीजेपी की सरकार बन जाए वहाँ पे। वो बोले वही प्रावधान अगर उत्तराखंड के पहाड़ों में मिल जाए कि भाई उत्तराखंड के पहाड़ों में 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस लागू करो। वहाँ तो हमारा डिसएग्रीमेंट ही नहीं है, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि वो जब वो मिल जाए तो वो तो मैं बोल रहा हूँ बात है। हाँ, तो रोजगार तो है ना। हाँ, नहीं बिल्कुल, वो तो मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले भी इस पॉइंट पे बात, तो आप और मैं इस टाइम उस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं जो भी ड्राफ्ट हो रहा है। अच्छा, let them draft, I'll come again on the seat and I'll give complete technical answer clearly। मैं एक्चुअली मैं एक बार थोड़ा सा ऑडियंस के लिए क्लियर कर दूं कि मेरी अपनी समझ से, और मैंने लॉ की पढ़ाई भी की है, तो जितना मैं संविधान को समझता हूं, संविधान में 2 तरह के प्रावधान हैं जो अलग अलग हैं। एक है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट, जिनको शेड्यूल किया गया है समय समय पर, उसमें अलग अलग नाम, जातियां, जनजातियां जुड़ती रहती हैं, हटती रहती हैं। वो प्रावधान उसमें है, हटने का भी प्रावधान संविधान में है। शेड्यूल ट्राइब के भी हटने का और 5th 6th शेड्यूल के लगने हटने, दोनों के प्रोविजंस उसी आर्टिकल्स में क्लियर है। एक चीज ये है, और दूसरी चीज है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, जो कि गवर्नेंस के लिए है। तमाम जनजातियां और जनजातियों के क्षेत्र जो हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर जनजातीय क्षेत्र पर 5th या 6th शेड्यूल में से दोनों में से कोई भी एक लागू हो। जनजातियां सेग्रीगेटेड हो सकती हैं, जनजातियां किसी पर्टिकुलर एरिया में एक छोटी यूनिट्स में हो सकती हैं, कंसोलिडेटेड हो सकती है, बिल्कुल सकते हैं, हाँ। और उनको गवर्न करने के लिए 2 तरह के प्रोविजंस हैं। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की जो मूल अवधारणा है, वो मूल अवधारणा ये है कि 6th शेड्यूल में ताकि गवर्नेंस उन्हीं ट्राइब्स के पास अपने हाथों में सुरक्षित रहे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रावधान 6th शेड्यूल में है और ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी का प्रावधान 5th शेड्यूल में है, ताकि उनके एक तो ट्राइबल स्टेटस तो मिले ही मिले, लेकिन जब वो मिल चुका है, उसके मिलने के बाद अपने जल जंगल जमीन के फैसले लेने का अधिकार भी उन्हीं के पास रहे। इसलिए 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल है कि वो अब इन बॉडीज के तहत कैसे काम करेंगे, बिल्कुल ये वो प्रोविजन है। अब जो मांग कर रहे हैं, 6th शेड्यूल में एक और प्रावधान है, मैं ऐड कर देता हूँ इस पे, आप ही के बात पे, कि जो डिफरेंट टाइप के टैक्स वसूले जाते हैं
उनको भी एक तरह से कैसे खर्च किया जाए वो ऑटोनोमस। सिक्स शेड्यूल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सिक्स शेड्यूल में तो जुडिशियल और क्रिमिनल सजा देने तक का प्रावधान है। शेड्यूल में स्टेट के साथ कोई कंसल्टेंसी नहीं है, डायरेक्टली सिक्स शेड्यूल इज कंप्लीटली ऑटोनोमस बॉडी। हाँ, उसमें इतनी पावर है कि वो जुडिशियल पावर्स तक है। हम फिफ्थ के लिए इसलिए डिमांड कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी अंडर द स्टेट। हाँ, और स्टेट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की अगर बात करते हैं तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है। अगर कोई चीज़ लगानी है तो हम एक तरह से सुझाव भी दे सकते हैं राज्य सरकार को और अपने राज्यपाल को भी ये करने का। तो हम जो एलिजिबली कर रहे हैं, देखिए इस टाइम पे जो सबसे पहले डिमांड है हमारी वो ट्राइब की है, जो कि फिफ्थ शेड्यूल से बहुत ईजी से हमें मिल सकती है। हम फिफ्थ शेड्यूल की डिमांड इसलिए कर रहे हैं, उसका रीज़न है कि लाहौल स्पीति के अंदर फिफ्थ शेड्यूल लागू है, तो उनको साल में कभी 1800 करोड़, कभी 2000 इस टाइप का उनको दिया जाता है, फंड दिया जाता है स्पेशली। यही बात कर लेते हैं, नीति मार्ड से कुछ लोगों ने मुझे रीच किया कि हमें 123 करोड़ का फंड मिला। तो मैंने बोला आपको मिला यार, आपके कुछ कंसोलिडेटेड ट्राइब्स को मिला? कह रहा हाँ ऐसे ही मिला पूरे भारत में, पर वो एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि खर्च कहाँ होगा, कहाँ हुआ, हम हैं कि नहीं, पर मिला हमें भी है। तो वो ट्रेसेबिलिटी वो बहुत टफ हो जाती है। लेकिन जब हम फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आ जाते हैं तो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कल्चर को बचाना, हमारे पे 100% का भू कानून लगाना हमारे क्षेत्र में, जो कि ये ट्राइब ही देता है, जो फिफ्थ शेड्यूल ही देता है। तो ये चीज़ की डिमांड हमारे लिए ईजी है बजाय सिक्स शेड्यूल के। अच्छा, मैं ठीक है, आपने वो बोला, मैं कंप्लीट कर दूं जो मैं बोलना चाह रहा था कि फिफ्थ शेड्यूल का ये जो प्रोविज़न है, इसमें ये प्रोविज़न इसीलिए रखा गया है कि उन ट्राइबल स्टेटस घोषित होने के बाद भी यदि उस ट्राइब के संरक्षण के लिए उनकी जगह, जंगल, ज़मीन, तमाम उनके संसाधन बचाने के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ की ज़रूरत पड़े तो फिफ्थ शेड्यूल का प्रोविज़न है। इसीलिए कोई ऐसा राज्य नहीं है जो संपूर्ण राज्य फिफ्थ शेड्यूल से गवर्न होता हो। नहीं, कोई नहीं। बहुत ये 10 राज्य हैं, इन 10 राज्य के कुछ जिले हैं, कुछ जिलों के कुछ एरियाज हैं जहां पर इसकी ज़रूरत समझी गई और वहां पे ट्राइबल एडवाइजरी कमिटीज़ बनाई गई। बिल्कुल। अब हम अगर फिफ्थ शेड्यूल मांग रहे हैं तो हमें फिफ्थ शेड्यूल में पहले तो उसका मूल आधार ये है कि पहले तो ट्राइब घोषित करवाएं, और जैसा कि आपने बार बार बताया भी कि आप दोनों मांगों को एक साथ रख रहे हैं, ट्राइब मांगे साथ में फिफ्थ शेड्यूल मांगे। हाँ। तो हमें ट्राइब मांगने के बाद स्पेसिफिक, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल तो स्पेसिफिक एरिया के लिए मांगा जाएगा कि उसमें लिमिटेशन बड़ा स्पेसिफिक है कि कहाँ से कहाँ तक होगा। तो यदि हम गढ़वाली कुमाऊनी के लिए मांगते हैं तो भी हमें स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि गढ़वाली और कुमाऊनी के लिए किन किन क्षेत्रों में आपको फिफ्थ शेड्यूल लागू चाहिए, क्योंकि वो एक फिफ्थ शेड्यूल ज्योग्राफिकल लिमिट है ना। तो वो स्पेसिफिक होगा। वो आपने बताया ड्राफ्ट, या आपने उस पर कुछ किया है तो आप अभी बता दीजिए, नहीं तो आप अगर वो ड्राफ्टिंग स्टेज पे है क्या आप ये पूछ रहे कि कहाँ पे फिफ्थ होगा? हाँ, मतलब ट्राइब होगा? नहीं, ट्राइब तो आप कह रहे हैं सभी हो जाएंगे, सभी हो जाएगा ट्राइब। हाँ, सभी के लिए वो गढ़वाली और कुमाऊनी आप कह रहे हैं हाँ, कि उनको ट्राइब माना जाए। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल तो स्पेसिफिक मांगना पड़ेगा कि इन 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 इलाकों में हमें फिफ्थ शेड्यूल चाहिए। नहीं, हम यही कह रहे हैं, हमारी डिमांड डायरेक्ट है, वो सरकार डिफाइन करे कि कहाँ कहाँ लगाएगी। हमारी डिमांड क्लियर है। आई एम नॉट डिज़ाइनिंग फॉर सरकार ने हमारे लिए डिज़ाइन करना है कि एग्जैक्टली क्या है। मैं कहता हूँ एक ऑर्डिनरी नागरिक के हिसाब से कि पूरे उत्तराखंड के पहाड़ को फिफ्थ शेड्यूल लागू किया जाए। पूरे जौनसार को भी फिफ्थ शेड्यूल मिले, नीति माणा को भी मिले जिनको चाहिए, जो ट्राइब है, और साथ में पौड़ी, गढ़वाल और चमोली वालों को जिनको ट्राइब भी नहीं है, ट्राइब के साथ फिफ्थ शेड्यूल चाहिए। मतलब ये हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड मांग ये है। अच्छा, वैसे इसकी परिभाषा ये कहती है कि ये जो शेड्यूल 5 है, पार्ट A, B, C, D में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें स्पेसिफिक बताया गया है कि राष्ट्रपति उसको कहाँ कहाँ, उसकी जो फिफ्थ शेड्यूल है उसका शेड्यूल्ड एरिया जो है वो बड़ा क्लियरली इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे टाइम पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से शेड्यूल्ड एरियाज एक एक करके डिफाइंड होंगे। लेकिन डेफिनेशन बड़ी स्पेसिफिक है इसमें। मतलब आप ये मांग कर रहे हैं कि पूरे राज्य में लागू हो। वैसे अभी तक जो देश में ओनली पहाड़ी राज्य, पहाड़ी इलाकों में आप कह रहे हैं कि सारे पहाड़ों में लागू हो, लेकिन अभी तक पूरे देश में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। ट्राइबल एरियाज में जहां जहां लागू भी है, बड़ा स्पेसिफिक एक जिले के एक कोने इस तरह से फिलहाल लागू है। ये परिभाषा के स्तर पर फिफ्थ शेड्यूल की ये बात है कि वो कहाँ कितने स्पेसिफिक एरियाज में कैसे लागू होता है। अब इससे आगे की बस एक चीज़ क्लैरिटी और ऑडियंस के लिए कि फिफ्थ शेड्यूल जहाँ लागू होता है वहाँ कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा, उसके लिए एक प्रोविजन बनाया गया है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का। बिल्कुल। अगर 10 राज्यों में 10 मतलब आप कह रहे हैं कि पहाड़ी जिलों में और पहाड़ी क्षेत्रों में ये लागू हो जाएगा
तो ये प्रावधान बनाने के पीछे मंशा ये है कि यहाँ की जो गवर्नेंस होगी, शेड्यूल 5 के अंतर्गत आने वाले भौगोलिक क्षेत्रों की जो प्रबंधन होगा, उस प्रबंधन पर केंद्र की सीधी निगरानी रहेगी थ्रू ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। बिल्कुल। ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल के मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं, वो भी प्रोविजन इसमें बहुत क्लियर है। और 70% जो वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो 75% वो ट्राइब से, उसी ट्राइब से आने चाहिए। और ये प्रबंधन वाला मामला वैसे ये बड़ा दिलचस्प है, मुझे भी इसी बीच में पता चला कि उत्तराखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, बड़े इंटरेस्टिंग तरीका है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रावधान यहाँ ऑलरेडी है, 2010 में बना था और 2014 में लागू हुआ था। 100% है। और ये सिर्फ उत्तराखंड के अलावा 2 राज्यों में और है, जिनका मैंने अभी नाम बताया था, वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में। इन 2 के साथ में उत्तराखंड में भी है, लेकिन प्रोविजन है इस पर। मेरी आज ही कुछ लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया। बिल्कुल है। तो आपको पता है कि बनी हुई है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यहाँ उत्तराखंड में? हाँ। मुझे नहीं मिला इसका रिकॉर्ड। अच्छा, ये मुझे हिमाचल का मिला है, जो जहाँ लगा है वहाँ ट्राइबल, जहाँ 5th शेड्यूल लागू है वहाँ लगा है। बाकी जगह एक आध बार मैंने मेरे से रीच किए थे, शायद उन्होंने डिमांड कर रखी कि उनके इलाके में 5th शेड्यूल लागू किया जाए। तो जहाँ 5th शेड्यूल लागू नहीं भी है और फिर भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रावधान है, उनमें से एक उत्तराखंड है। और ये जो मिलेगा ना, ये 5th शेड्यूल जो आप बात कर रहे हैं, ये अभी के टाइम पे अगर 5th शेड्यूल लागू होगा तो सिर्फ जौनसार को और ये जो भोटिया, राजी, यही इसके अंतर्गत आ सकते हैं। आप और मैं इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उसी के लिए है, ट्राइबल्स के लिए। लास्ट पॉइंट में कह देता हूँ, क्योंकि जो मैं अपनी मन की बात नहीं कहूँगा ना यहाँ पे, तो बड़ा रहेगा जो सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्राइब इज, अगर हम 5th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं और सरकार ने हमें ट्राइब ही दे दिया, तो मैं आज आपको बता देता हूँ, मोर देन 80% रिवर्स माइग्रेशन इससे हो जाएगा। सब लोग अपना ST का सर्टिफिकेट बनाने के लिए पहाड़ की तरफ आ जाएंगे। लोगों को जंगलों पे अधिकार मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, नौकरियां से मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। मैं 5th शेड्यूल की बात नहीं कर रहा, मैं विदाउट 5th शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे जौनसार में लगा हुआ है। जौनसार के यहाँ नदी से रेत निकालने का कॉन्ट्रैक्ट आपको और मुझे नहीं मिलता, वहाँ पे जौनसार के लोगों को मिलता है। तो जितने भी संसाधनों पे है, एटलीस्ट इनिशियल लेवल का जो हमें रोजगार मिलने का साधन हमें उसमें मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट है, कंप्लीट कीजिए जी। अभी थोड़े दिन पहले एक लड़के ने मुझसे पूछा कि भाई ST का सर्टिफिकेट बनाने के लिए 4500 रुपये पर मंथ का वो दिखाना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं बोलता नहीं, इनकम सर्टिफिकेट SC और ST में नहीं दिखाना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट OBC के अंदर ही दिखाना पड़ता है बस, और EWS के अंदर दिखाना पड़ता है, बाकी में इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। परिसीमन, एक लड़के ने मुझसे पता, उस दिन जैसे एक नेता थे वो पूछ रहे थे कि यार ये परिसीमन का मुद्दा कैसे, जैसे अभी मैंने अनिल बलूनी जी का नाम लेता हूँ। अनिल बलूनी जी के पास मैं गया तो मैंने बोला जी 5th शेड्यूल का है ऐसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ, पर मैं 1 लाख लोगों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड उत्तराखंड शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि राजनीतिक अस्तित्व जिंदा रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रितु खंडूरी जी कहते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। मैं कहता हूं कि जिस दिन 5th शेड्यूल लग जाएगा, यानी कि जिस दिन ट्राइब स्टेटस हमें मिल जाएगा, उसी दिन ही आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आप और मेरे जो देहरादून में बैठे हैं, ये सारे के सारे आधार कार्ड पहाड़ की तरफ चले जाएंगे हमने चुकला। तो आपका रिवर्स माइग्रेशन वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, क्योंकि भारत का पहला जो पैरामीटर है कि जनसंख्या के आधार पे ही परिसीमन होता है। ये पहला पैरामीटर है उनका, जनसंख्या के आधार पे ही परिसीमन होता है। तो परिसीमन हो गया, रोजगार हो गया, 100% का भू कानून हो गया, मूल निवास 1950 बाय डिफॉल्ट, जैसे जो चक्राता को मिलता है ना मूल निवास 1950, डिट्टो वही वाला मूल निवास 1950 हमें उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के समुदायों को चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये ट्राइब से पूरे होते हैं। 5th शेड्यूल एक्स्ट्रा, यानी कि बोनस है हमारे लिए। वो पूरे क्षेत्रफल पे जिस दिन लग जाएगा, वो क्षेत्र की जिम्मेदारी डायरेक्टली सेंटर की हो जाती है। ठीक है, बस अब इसको कंक्लूड करते हैं। इन पॉइंट्स पे तो मेरा भी एग्रीमेंट है कि लागू हो जाए 5th शेड्यूल, अगर लग जाए तो उसके बाद कितनी चीज़ें बदल जाएंगी, उस पर कोई काउंटर क्वेश्चन ही नहीं है। बिल्कुल। बस कंक्लूड करते हैं तो समझने के लिए सबसे पहली डिमांड तो ये है कि गढ़वाली कुमाऊनी को ST का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल सही कहा, है ना, फर्स्ट डिमांड तो यही है। बिल्कुल। फिर सेकंड डिमांड आती है कि ST का दर्जा जब गढ़वाली कुमाऊनी को मिल जाए, उसके बाद 5th शेड्यूल
पूरे पहाड़ों पे लागू किया जाए। हाँ। ये सेकंड डिमांड आती है, क्योंकि सेकंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली डिमांड के बिना ये नहीं मांगा जा सकता। पहली अगर पूरी भी हो जाती है तो मोर देन 95% प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है। बाकी 5% जो प्रॉब्लम्स है वो 5th शेड्यूल से रिजॉल्व। ठीक है, सेकंड ये हो गया। अगर सेकंड भी मांग ली जाती है तो आपने ये आंकड़ा निकालने की कोशिश की इतने समय में कि गढ़वाली कुमाऊनी को अगर ये एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो उत्तराखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत जो है वो शेड्यूल ट्राइब हो जाएगा? जहाँ तक हमने इस पे एक बहुत विद्वान व्यक्ति से देखा था कि जनता की कितनी पहाड़ में कितना है, तो हो सकता है कि 40 के आसपास जाए, 40 लाख के आसपास पहाड़ी लोग जाए इस पे। नहीं, पहाड़ी लोग से मतलब क्या? जिनका गढ़वाली कुमाऊनी लोगों को 40 लाख लोगों के ऊपर ये अप्लाई होगा। गढ़वाली कुमाऊनी की पॉपुलेशन पूरे उत्तराखंड में 40 लाख ही है? बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा उन पे मतलब टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज गढ़वाली कुमाऊनी? और 4% तो अभी ऑलरेडी हैं जो 5 ट्राइब्स हैं। 4% ये तब है जब पूरे उत्तराखंड का पार्ट है। करेक्ट सर। अगली बार परिसीमन होगा तो ये ट्राइब 2% या 1% भी हो सकता है। ठीक है, वो तो हाँ, ये अभी तो ये लास्ट सेंसस के हिसाब से ऑलमोस्ट 4% रिजर्वेशन ये हो सकता है। लेकिन अगर 5th शेड्यूल ट्राइब की बात कर लेते हैं तो पहाड़ में अगर सपोज कीजिए कि जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही मिलता है ट्राइब, मतलब ट्राइब जो होगा मतलब पहाड़ में आप उनके भी तो मान रहे हैं ना कि जैसे हम लोग जो तमाम पहाड़ के लोग अब देहरादून में रहते हैं लेकिन मूल निवास अपने घर से दिखा सकते हैं, वो सबको भी मिलेगा, वो सबको भी मिलेगा। जो तो गढ़वाली है, जो कुमाऊनी है, उनको मिलेगा। जो गढ़वाली है, कुमाऊनी है, उनको मिलेगा। तो इनको अगर मिल गया तो लगभग कितना मान के चलें? आप कह रहे हैं 40 लाख, तो 40 लाख तो 40% भी नहीं हुआ। मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ अभी जो नहीं, लेकिन एसटी स्टेटस मिलने के बाद उत्तराखंड की यदि कुल आबादी 1.25 करोड़ है, इस 1.25 करोड़ में से कितनी पॉपुलेशन गढ़वाली कुमाऊनी को मिलने अभी के बाद? फर्दर टाइमिंग के लिए जो कैलकुलेशन हमने निकाले हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड के डॉक्यूमेंट के हिसाब से बात करते हैं जिनके अभी हैं 40 लाख के आसपास है। 40 लाख तो आप वो आबादी संभवतः बता रहे हैं ना जो अभी भी पहाड़ों में रह रही है। इसमें आपने वो नहीं गिने जो देहरादून में रह रहे हैं, हल्द्वानी में रह रहे हैं। पता नहीं वो कितना है, उन सबको मिलेगा, उन सबको भी। हाँ, तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि मोटा मोटा अपने अनुभव के हिसाब से लगभग 80% हो जाएंगे टोटल। पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैं अच्छा, इस पे आपने अभी इसका रीजन मैं बता रहा, क्यों नहीं पता मुझे एग्जैक्टली कितना परसेंट हुआ। 17% माइग्रेशन हुआ है, कितना गया है लोग, 60 लाख बाहर गए हैं, 50 लाख बाहर गए हैं, 30 लाख बाहर गए हैं, ये कैलकुलेशन मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो पहाड़ के अंदर अभी जितने भी 40 लाख के आसपास लोग हैं, इनको तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, तो आप इनको अलग क्यों कर रहे हैं? मैं अलग नहीं कर रहा, मतलब इसके अलावा मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे सर। परिसीमन आज की डेट पे अगर सपोज करो कि ट्राइब लागू करना है और कितना % मिलेगा, तो वो आज काउंट किया जाएगा ना, जितनी जनसंख्या आज होगी। अगर बाई चांस आज पहाड़ पे लागू होता है तो 40 लाख लोगों को आज मिलेगा, बाद में अगर जनसंख्या बढ़ रही है पहाड़ पे 40 लाख और आगे, उनको भी मिलेगा फिर धीरे धीरे। वो एलिजिबल है, पहले से ही एलिजिबल बना सकते हैं। हाँ, मतलब अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे थोड़ा और स्पेसिफिक्स, शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो पहले फेज़ में अगर आप बात कर रहे हैं ट्राइबल स्टेटस की, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी माइग्रेट नहीं किया है, वो गढ़वाली कुमाऊनी? हाँ, या सारे गढ़वाली कुमाऊनी एक साथ मिलेगा? दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मिलेगा ये सारे गढ़वाली और कुमाऊनी सबको मिलेगा। गढ़वाली और कुमाऊनी के लोग जब बाहर रह रहा हो, दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो, उनको मिलेगा। अभी के टाइम पे मिलेगा, मतलब उनकी डिमांड है, उनको 100% मिलेगा। आपकी डिमांड है कि सबको मिले, सबको मिलेगा। अगर पहाड़ पे लागू होता सबको मिलेगा, लेकिन आज की रेट पे अगर लगता है तो 40 लाख है, वो सबसे पहले हकदार है, उनको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अभी तक बाहर के लोगों ने अपने आधार कार्ड इधर शिफ्ट नहीं करे हैं। जिस दिन वो शिफ्ट करेंगे, असल में उसका आधार शिफ्टिंग से भी मतलब नहीं है ना, क्योंकि जब हम ट्राइब घोषित करेंगे तो ट्राइब तो एक कम्युनिटी होगी जो घोषित होगी। तो जैसा आपने कहा कि गढ़वाली कुमाऊनी, वो चाहे पहाड़ में रह रहा हो चाहे विदेश चला गया हो, अगर गढ़वाली ट्राइब घोषित हो जाता है तो वो विदेश से आके भी ट्राइब ही है। मैं इसलिए आपसे कह रहा था ना कि अगर अभी लगता है तो आज की डेट में जब भारत सरकार ये जनगणना होती है एक तरह से कि अभी कितने, जैसे अभी हमने बोला डीलिमिटेशन होगा, तो डीलिमिटेशन में पता लगेगा कि पूरे उत्तराखंड की मिला के 1% लोग ही ट्राइब है। तो ये 4% से गिर के कितना आ जाएगा सर? 1% आ जाएगा। अगर आज की डेट में 40 लाख लोगों को मिल रहा है तो राज्य सरकार वो आरक्षण 40% रखेगी। लेकिन अगर 10 साल के बाद परिसीमन होता, दोबारा परिसीमन होता है और उसके अंदर 80% 80 लाख लोग आ जाते हैं, तो आरक्षण 80 लाख हो जाएगा, 80% हो जाएगा। आप शायद परिसीमन शब्द गलत जगह इस्तेमाल, परिसीमन तो डिलिमिटेशन अलग चीज़ हुई, वो तो डिलिमिटेशन तो इलेक्शन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है ना, वो वहाँ पे जनसंख्या है ना।
आरक्षण मिलेगा तो भी जनसंख्या के आधार पर मिलेगा, और जो परिसीमन होगा वो भी जनसंख्या के आधार पर। लेकिन ट्राइबल स्टेटस जनसंख्या के या निवास कहाँ कर रहा है उसके आधार पे नहीं, वो तो जनजाति मानव समूह के आधार पे मिलेगा। मैं राज्य सरकार की बात बता रहा हूँ आपको, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं राज्य सरकार की रिजर्वेशन की बात बता रहा हूँ आपको। राज्य सरकार का रिजर्वेशन आबादी के अनुपात में उनकी संख्या कितनी है उस हिसाब से मिलेगा। अभी जो आबादी है 40 लाख है, अभी 40 लाख को मिलेगा। लेकिन ये ऐसे नहीं कि सारे लोग आगे 10 साल में, और फिर 10 साल के बाद जो जनगणना होगी तब अगर ये बड़ा हुआ काउंट होगा तो बढ़ जाएगा राज्य से। अच्छा, मैं अभी भी नहीं समझ पाया वैसे इस वाले पॉइंट को। ठीक है, क्योंकि मैं 40 लाख वाला आंकड़ा नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप अब आंकड़े पे मत जाइए। आप क्यों जा रहे हैं आंकड़े पे? अब सिंपल सी बात है, अगर हमारी जनसंख्या पहाड़ के अंदर 70% है या 60% है, इसका ट्राइबल स्टेटस घोषित होने से क्या संबंध है कि पहाड़ में जनसंख्या कितनी है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अभी घर के अंदर कितने हैं, पहले उनको मिलेगा, घर वापस जो आएंगे फिर उनको भी मिलेगा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हुई कि एक सबसे पहली मांग की ट्राइबल स्टेटस दिया जाए, दूसरी मांग की ट्राइबल स्टेटस लागू होने के बाद 5th शेड्यूल लागू दिया जाए। तीसरी चीज़ आएगी कि 5th शेड्यूल लागू होते ही जो एक बॉडी है जो फैसले करती है, जिसको ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी काउंसिल कहा जाता है, TAC, वो लागू होगी। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, लागू नहीं होगी वो बाय डिफॉल्ट, जिस दिन 5th शेड्यूल लागू होगा उसके साथ ही मिलती हो, अलग से लागू नहीं करनी होती है। उत्तराखंड में अलग से लागू है वैसे नहीं, लेकिन फिर भी लागू नहीं है, लागू करवा सकते हैं, प्रोविजन है उत्तराखंड के अंदर, ये बोल रही है बात ना। नहीं, उत्तराखंड में पिछली सरकार में ये कमेटी बनी भी हुई थी। वो जहाँ 5th शेड्यूल लागू होता है उनके लिए वो कमेटी बाय डिफॉल्ट बनती है। 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ 5th शेड्यूल के बिना भी ये कमेटी है, उत्तराखंड उसमें से एक है। लेकिन जब बात उसकी आई कि 5th शेड्यूल लागू हो जाएगा तो फिर से ये कमेटी बनेगी। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन 5th शेड्यूल के साथ ही आपको TAC मिल जाएगी, आपको अलग से लागू करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो 5th शेड्यूल के साथ आपको पेसा एक्ट भी मिल जाएगा। और ये TAC तो सबके लिए कानून बनाएगी, लेकिन फिर विधानसभा क्या करेगी? वो किसके लिए रह जाएगी? वो बचे 10% अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें, 59 सीटें किसके लिए रिजर्व है? ट्राइब के लिए। तो आप लगा सकते हैं कितना % ट्राइब होगा वहाँ पे, ठीक है। 1 सीट है जनरल के लिए। तो अब आप मुझे इसको कैसे परिसीमन से हमें परिसीमन सिर्फ जनसंख्या लाने का नहीं, उस सीट को भी बचाने का जो पहाड़ के अंदर है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो सीट रिजर्व होगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, कल अगर पॉपुलेशन पहाड़ के अंदर यहाँ से प्लेन से गया और लाखों में चली गई, लेकिन अगर वो सीट ऑलरेडी रिजर्व है, वो सीट ऑलरेडी 5th शेड्यूल के अंदर आती है, तो कुछ भी कर लीजिए वहाँ का MLA ST ही होगा। सो पहाड़ के अंदर डोमिनेट करने के लिए ये एक प्रावधान है। हाँ, मतलब TAC का जिक्र इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड संभवतः फिर पहला ऐसा राज्य होगा जिसका मैक्सिमम इलाका पर 5th शेड्यूल लागू हो, जो आपकी मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड एक मात्र राज्य है जो देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड एक मात्र राज्य है जो सबसे ज्यादा पानी देता है। उत्तराखंड एक मात्र राज्य है जहाँ पे वेद लिखे गए हैं। उत्तराखंड एक मात्र राज्य है जो पूरे भारत को सबसे ज्यादा आर्मी के वो देता है। उत्तराखंड एक मात्र राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है। और उत्तराखंड मात्र एक राज्य है जहाँ पे पलायन आयोग है। उत्तराखंड मात्र एक राज्य है जहाँ से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुई है। तो उत्तराखंड इसलिए एलिजिबल है हम लोग, इसलिए एलिजिबल हैं आप कह रहे हैं। और मैं ये वाला सवाल इसलिए आ रहा था कि ये जो TAC बनेगी तो लगभग भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से 80% गवर्नेंस जो है TAC के अंडर आ जाएगी। तो विधानसभा के पास उसका कार्य क्षेत्र सिर्फ 20% के लिए बचेगा। बस। ठीक है, आपने अपना समय दिया, बहुत एक लास्ट बात मैं बोल देता हूँ। जी अनूप भाई, बहुत अच्छा डिस्कशन था, हेल्दी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे से किसी ने पूछे नहीं और मुझे बहुत कुछ इससे मिला है कि हमें किस और डायरेक्शन में अपनी रिसर्च और कर रही है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन ये जन जागरण जो अभियान है, जो हम हो सकता है कि अभी हमारा पोस्टर लॉन्च होने वाला 21 सितंबर को हम लोग हल्द्वानी में एक बहुत बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। 21 दिसंबर को हो सकता है कि हम देहरादून में बहुत बड़ी एक जनसभा करें। 21 दिसंबर मतलब अभी 21 दिसंबर, अच्छा 21 सितंबर और 21 दिसंबर हल्द्वानी पहले होगा, देहरादून सेकेंड नंबर पे होगा। ठीक है। और ऑलमोस्ट 128 सेमिनार हम लोग कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। बहुत समर्थन है हमें। इवन जब जंतर मंतर में इतने आबादी में, हज़ारों की आबादी में भीड़ वहाँ पहुँची, ये पहली बार हुआ। मैं ये जनता, उत्तराखंड की जनता से थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, उत्तराखंड में जितने भी भू कानून का मुद्दा है जो वो रिजॉल्व हो चुका है, उत्तराखंड सरकार ने लगा दिया है, वो एक खेत या आधी सगोड़ी में लगेगा, रिजॉल्व हो गया है, खत्म।
बड़ी मांग यहाँ पे रोजगार की है, और रोजगार आपको जिस दिन उत्तराखंड के अंदर ही मिलेगा, हमारे सारे यूथ उत्तराखंड की तरफ आएंगे। मैं लास्ट एक चीज़ और बोल देता हूँ, आज की डेट में आपने देखा होगा युवाओं की शादी नहीं हो रही है। तो वो क्यों नहीं हो रही है शादी? क्योंकि हम बेटा और बेटी को एक समान पालते हैं और एक समान उनकी परवरिश करते हैं। बेटा रोजगार के लिए भटकता रहता है, बेटी इतनी सक्षम हो जाती है कि ऑब्वियसली कि वो किसी सक्षम व्यक्ति से ही शादी करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा जौनसार में नहीं होता, ऐसा लाहौल स्पीति में नहीं होता। ट्राइब के लोग ट्राइब समुदाय में शादी करते हैं, और संस्कृति का जो संरक्षण है वो वहीं से पॉसिबल होता है जब एक गढ़वाली गढ़वाली से कुमाऊनी शादी करेगा। संस्कृति का संरक्षण वहीं से होते हैं। तो ये जो संस्कृति के नाम पे बहुत सारे वो चल रहे हैं लोगों के कि संस्कृति बचाओ, फिर ये भू कानून के मुद्दे पे चल रहे थे, फिर मूल निवास, आई थिंक कंप्लीट। मैं तो अभी टीवी में करके आया, कह रहा अनु भाई ये मूल निवास का मुद्दा तो फालतू का हमने उठाया, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। अरे मैंने बोला मूल निवास तो सिर्फ ट्राइबल को मिलता है, 1950 की जो कट ऑफ है वो ट्राइब को और एससी को मिलती है, वो जनरल पे कभी लागू भी नहीं होगी। आर्टिकल 19 संविधान के अंदर बैठा हुआ है, आप कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश की कि उत्तराखंड के लोगों की दो बड़ी प्रॉब्लम है। मांगना क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मांगना क्या है। तो मांगने में तो 100 से ज़्यादा आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको वाकई में अपने लिए मांगना है, राजनीति से ऊपर उठ के मांगना है, तो वो आपके बच्चे को कोई सुरक्षित कर सकता है। तो भारत की संविधान की 5वीं अनुसूची है, ट्राइब स्टेटस है, जो आपको मिलेगा तो आपके बच्चे की प्रगति होगी, घर वापसी आएगा, आपके बच्चे जो 35 साल का बैठा हुआ युवा उसकी शादी हो जाएगी। जो लड़की बाहर अगर शादी कर रही है और कल्चर हमें बचाना है, ये तो कंपलसरी है कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी माताएं, वही कल्चर बचाएंगी, उन्हीं का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो तभी एक सिस्टम के अंदर रहेंगे, तभी कल्चर बचेगा। वो तो मैंने कई बार इस डिस्कशन में बोला ही कि उस पे तो हमारा एग्रीमेंट है ही। बस इसमें हम यही खोजने की कोशिश कर रहे थे कि वो उस ताले के पीछे की हसीन दुनिया की चाबी असल में कैसे मिले। बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ है। चाबी तो देखो लद्दाख वालों को भी मिल रही है। हर डिफरेंट टाइप की चाबियाँ। तो चाबियों से भी विकास हो सकता है, छोटी छोटी चाबियों से। तो एक बड़ी चाबी अगर मिल जाए तो वो तो स्वर्ग है। चलिए हो जाए। बिल्कुल धन्यवाद दीजिए। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की कुछ क्वेरीज हो तो उन पे भी बताइएगा। और 5th 6th शेड्यूल की जो लीगल प्रोविजंस हैं, यदि आप इनको समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम एक सेपरेट प्रोग्राम व्याख्या के तहत इसमें ले आएंगे, जिसमें आपको इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की कानूनी व्याख्या आपके साथ में हम शेयर कर देंगे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। जुड़े रहिएगा बारामासा।